हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग 50 क्वेश्चन के साथ फिर उपस्थित हैं। हर दिन हम लोग 50 क्वेश्चन की 50 क्वेश्चन का एक सीरीज हम लोग हर दिन लाते रहेंगे आपके लिए। तो हम लोग हर दिन 50 क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं, कुछ बेहतरीन प्रश्न। तो आप सभी कैसे हैं, तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सीरीज से। तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे, 50 बेहतरीन सवाल हम लोग देखेंगे। 50 बेहतरीन सवाल हम लोग आज देखने वाले हैं। तो इसी तरह लगातार जोश के साथ, जुनून के साथ जुड़े रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ हम 50 क्वेश्चन कराते हैं, आप घर पे भी 50 क्वेश्चन आप करिए, और जहाँ भी जो डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम अगले दिन उस प्रश्न को डील कर देंगे। तो आप लोग लगातार जुड़े रहिए। और मेरी एक आपसे दरख्वास्त है कि करेंट अफेयर के लिए हर दिन टाइम निकालिए, कम से कम 1 से 1.5 घंटे हर दिन आप करेंट अफेयर पढ़िए। इसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा फोकस कीजिए। इसके साथ साथ साइंस के पोर्शन को ज़्यादा फोकस कीजिए। साइंस में बायो और केमिस्ट्री को ज़्यादा फोकस कर सकते हैं आप। फिजिक्स से थोड़े कम सवाल आते हैं, तो बायो और केमिस्ट्री को फोकस कीजिए। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री को फोकस कीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री में भी 1857 से लेकर 1947 के बीच का जो पार्ट है उसको ज़्यादा फोकस कीजिए। एक रूटीन बना लीजिए, कम से कम ये 3 चीज़ डेली पढ़ना है: साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री और करंट अफेयर। इसके बाद समय बचे तो एक घंटे आप बिहार स्पेशल को भी दे सकते हैं। इस तरीके से आप लगातार अगर तैयारी करेंगे, 50 क्वेश्चन डिस्कशन जो मैं कर रहा हूँ, डेली 50 क्वेश्चन के साथ जुड़े रहेंगे और घर पे भी 50 क्वेश्चन का अलग से प्रैक्टिस करेंगे, तो नो डाउट आप सेफ स्कोर के साथ कम से कम आप 115-120 के बीच स्कोर आप ले जाएंगे। अब बड़े आराम से, ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन बड़े आराम से वहां तक पहुंच सकते हैं। चलिए हम लोग इसी जोश के साथ आज आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लाल पीली मिट्टी किस फसल के लिए आदर्श होती है। लाल पीली मिट्टी किस फसल के लिए आदर्श होती है। सबसे पहले बता दूं कि लाल पीली मिट्टी का भारत में जो विस्तार है वो विस्तार छत्तीसगढ़ और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश यानी बघेलखंड के पठार और छत्तीसगढ़ के पठार पर लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। तो पूछ रहा है कि लाल पीली मिट्टी इनमें से किस फसल के लिए उपयुक्त होता है। तो सही उत्तर होगा धान। आपको बताया मैंने अभी कि लाल पीली मिट्टी कहाँ मिलता है, बघेलखंड के पठार पर और बुंदेलखंड और वहाँ छत्तीसगढ़ के पठार पर। मैंने बताया छत्तीसगढ़ के पठार और बघेलखंड के पठार पर लाल पीली मिट्टी मिलती है। छत्तीसगढ़ का पठार आप जानते भी हैं, छत्तीसगढ़ को हम लोग धान की डलिया कहते हैं। वैसे सबसे ज्यादा चावल की खेती पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन हम लोग धान की डलिया, बास्केट ऑफ पैडी पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़। अगर पूछा जाए चावल का कटोरा तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। चावल का कटोरा, चावल का कटोरा का मतलब बाउल ऑफ राइस, इस बोलते हैं आंध्र प्रदेश। धान की डलिया छत्तीसगढ़। लेकिन सबसे ज्यादा चावल कहाँ उगाया जाता है, तो आंसर होगा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। आप जानते हैं स्टूडेंट कि धान की खेती पश्चिम बंगाल में 3 अलग अलग मौसम में होता है। एक गर्मी के दिनों में, एक जाड़ा के दिनों में, एक बरसात, एक गर्मी जाड़ा और एक बसंत ऋतु में। 3 मौसम में बंगाल में धान की खेती की जाती है। फर्स्ट कब किया जाता है, फर्स्ट किया जाता है गर्मी में, फिर जाड़ा में, फिर बसंत ऋतु में। गर्मी वाले चावल को बोरो चावल बोला जाता है। गर्मी वाले धान को बोरो धान कहा जाता है, बोरो राइस। जाड़े वाले चावल को ओस राइस कहा जाता है। और बसंत ऋतु के चावल को अमन चावल के नाम से जानते हैं। तो अमन, ओस और बोरो, ये 3 प्रकार के चावल पश्चिम बंगाल में उगाए जाते हैं। इसीलिए चावल सबसे ज्यादा उत्पादन पूछा जाए कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में। वैसे मैं बता दूं तो पूरा नॉर्थ ईस्ट, अगर आप मेघालय चले जाओ, आप त्रिपुरा चले जाओ, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट चावल खाता है। पश्चिम बंगाल चावल खाता है। दक्षिण भारत की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में 80% से ऊपर लोग चावल खाते हैं। केवल पश्चिमी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत और पश्चिमी भारत की बात करेंगे तो वहां के लोग रोटी खाते हैं। एकदम उत्तर पश्चिम भारत की बात करेंगे तो गेहूं, बाजरा और ज्वार तीनों की रोटी खाते हैं। अगर पश्चिमी भारत की बात करेंगे तो गेहूं कम खाते हैं लोग, ज्वार बाजरा की रोटी ज्यादा खाते हैं।
लेकिन अगर पूरा दक्षिण भारत की बात करो, पूरा पूर्वी भारत की बात करो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करो, सब लोग चावल नहीं खाते हैं, चावल ज्यादा खाते हैं। तो यह लाल पीली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? चावल के लिए, धान के लिए, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैनियन का निर्माण होता है, कैनियन का निर्माण होता है हवा के द्वारा, नदी के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा, समुद्री लहरों के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या आंसर होगा? कैनियन। कैनियन अंग्रेजी में भी कैनियन होता है। कैनियन इज फॉर्म्ड बाय एयर, बाय रिवर, बाय ग्लेशियर, बाय ओशियन वेव्स। किससे इसका निर्माण होता है कैनियन का? तो कैनियन का निर्माण नदी के द्वारा होता है। कैनियन का निर्माण किससे होता है? नदी के द्वारा होता है। नदी के द्वारा मैं बता दूं कि नदियां जब पहाड़ों में होती है तो काफी तेज चलती है। नदियां जब पहाड़ों में होती है तो काफी तेज गति से बहती है, पूरी फास्ट बहती है। तो जब नदी का ये नेचर होता है कि जब वो तेज चलती है, जब वो तेज चलती है तो वो किनारों को कम काटती है और अपने तली को ज्यादा काटती है, जिसके कारण लगातार तली को एकदम अपने जहां से बह रही उस हिस्से को ज्यादा काटेगी। तो जाहिर सी बात है कटते कटते काफी एक गहरा भाग बनेगा, वी शेप में, वी शेप में एक गहरा भाग बनेगा, जिसको वी आकार की घाटी कहते हैं। वी आकार की घाटी कुछ वर्षों बाद और कट के और ज्यादा नैरो हो जाए तो उसी को बोलते हैं गॉर्ज। उसी को क्या बोलते हैं? गॉर्ज। और गॉर्ज कटते कटते आई शेप में आ जाता है तो उसे बोला जाता है कैनियन। यानी पूछा जाए वी शेप वैली कब बनता है? शुरुआत में। नदियां शुरुआत में क्या बनाती है? वी शेप वैली, यानी वी आकार की घाटी। उसके बाद बनाती है गॉर्ज, और उसी गॉर्ज के अंदर जब कटते कटते आई शेप आ जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं कैनियन। यानी कहा जाए कि नदी अपने बाल्यावस्था में, नदी जब पहाड़ों में होती है तो उसको बाल्यावस्था कहते हैं। नदी जब मैदानों में आती है तो उसको बोलते हैं युवावस्था, और नदी जब जहां गिरती है समुद्र में जाकर उसे बोलते हैं वृद्धावस्था। तो नदी अपने बाल्यावस्था में जब पहाड़ों में होती है तो वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन का निर्माण करते हैं। दुनिया की सबसे गहरी कैनियन आप लोग नोट कर लीजिएगा, दुनिया की सबसे गहरी कैनियन ग्रैंड कैनियन है, जो अमेरिका में कोलोराडो नदी पर है। अमेरिका में दक्षिण पश्चिम हिस्सा में, अमेरिका के साउथ वेस्ट पार्ट में एक नदी बहती है जिसका नाम है कोलोराडो नदी। उसमें एक कैनियन है, ग्रैंड कैनियन। ये दुनिया की सबसे गहरी कैनियन है, सबसे गहरी कैनियन है, याद रखिएगा। वैसे मैं बता दूं दुनिया की सबसे गहरी गॉर्ज, अभी बताया ना भाई कि गॉर्ज ही कट के क्या बनता है? कैनियन। तो दुनिया की सबसे गहरी गॉर्ज यह है इंडस गॉर्ज, सिंधु नदी के द्वारा जो बनाया जाता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पुंजी के पास एक स्थान है बुंजी, बुंजी के पास एक गहरा गॉर्ज बनाती है सिंधु नदी। तो दुनिया की सबसे गहरी गॉर्ज सिंधु गॉर्ज या इंडस गॉर्ज, चूंकि वो गॉर्ज बुंजी के पास है, बुंजी नामक स्थान के पास है, इसीलिए उसे बुंजी गॉर्ज के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग को मैं बता दूं कि पवन निर्मित, नदी निर्मित, ग्लेशियर से बना हुआ और ओशियन वेव यानी कि समुद्र की लहरों से बना हुआ, इसके अलावा भूमिगत जल, भूमिगत जल का मतलब अंडरग्राउंड वाटर या ग्राउंड वाटर से बना हुआ जितनी भी स्थलाकृतियां हैं वो पूछता है। अगर आप जाएंगे चैनल पर, मिशन 50 चैनल पे जाएंगे आप, मिशन 50 यूट्यूब चैनल है, उस पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको सारा के सारा आपको ये पूरा मिल जाएगा, पूरा जितना भी है ना ये सारे मैं पढ़ाया हुआ हूँ, उस पर पूरा मिल जाएगा। हवा द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, ग्लेशियर से निर्मित स्थलाकृतियां, समुद्री लहरों से निर्मित स्थलाकृतियां, ये सब के सब मिल जाएगा आपको, यहाँ भी मिल जाएगा। इस चैनल पर आप जाइएगा, इसमें जाकर ढूंढिएगा ज्योग्राफी का, तो उसमें पूरा पूरा पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अगला प्रश्न है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन दे रहा है डल झील से, ऑप्शन दे रहा है मानसरोवर झील से, ऑप्शन दे रहा है शेषनाग झील से, ऑप्शन दे रहा है बूलर झील से। चारों के चारों ऑप्शन गलत है, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा आंसर। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास में ही एक जगह है, मानसरोवर झील नहीं। ये बात सत्य है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास में है, लेकिन मानसरोवर झील से सिंधु नहीं निकलती, सिंधु निकलती है मानसरोवर के पास एक प्लेस है जिसका नाम है सिंगी खंबाब। सिंगी खंबाब एक ग्लेशियर है, सिंगी खंबाब एक प्लेस है, वहां से निकलती है सिंधु नदी। नोट कर लीजिएगा, इंडस रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिंगी खंबाब ग्लेशियर, सिंगी खंबाब ग्लेशियर से निकलती है इंडस रिवर, याद रखिएगा। डल झील श्रीनगर में है, डल झील कहाँ है भाई? तो श्रीनगर में है। मानसरोवर झील और राक्षसताल झील ये तिब्बत में है। शेषनाग झील ये जम्मू कश्मीर में है। जितने भी नाग नाम से झील है, शेषनाग, बेरी नाग, जितने भी नाग के नाम से है
उस नाग झील का पर्यायवाची है। नाग जो है ना झील का सिनोनिम्स है, तो जहां भी नाग लगा हो कश्मीर के अंदर वो सब झील का नाम है। अनंतनाग, शेषनाग, बेरी नाग, नाम सुना है ना आपने, नाम सुना होगा बेरी नाग झील का। बेरी नाग झील से झेलम नदी निकलती है। बेरी नाग झील से झेलम नदी निकलती है और जाके कहाँ गिरती है, तो ये गिरती है चिनाब में। बेरी नाग झील से झेलम निकलती है और चिनाब में जाके मिल जाती है। भारत की एकमात्र ऐसी नदी है झेलम नदी जो भारत पाकिस्तान की एग्जैक्टली बाउंड्री बनाती है, एकदम सीमा बनाने वाली। भारत पाकिस्तान को पार करती है बहुत नदी, लेकिन भारत पाकिस्तान की सीमा बना के चलने वाली नदी एकमात्र नदी है झेलम नदी, जो बेरी नाग झील से निकलती है और चिनाब में जाके मिल जाती है। क्लियर है। सिंधु नदी तिब्बत में सिंगी खंबाब से निकलती है और कश्मीर में यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में एकाएक मुड़ती है, सिंटैक्सियल फोल्ड बनाती है, अक्षसंघीय मोड़ बनाती है और सीधा पाकिस्तान में आकर कराची के पास सिंधु नदी में मिलती है। क्लियर है। सिंधु नदी में और सारी नदियां मिलती है फाइनली जाकर के। चिनाब नदी सतलज में मिलती है, रावी नदी चिनाब में मिलती है, ब्यास नदी सतलज में, और फाइनली सतलज सबके पानी को लेकर कहाँ मिल जाती है, सिंधु नदी में जाकर। सतलज नदी सिंधु नदी में मिठान कोट के पास जाकर मिलती है, नोट कर लीजिएगा। सिंधु नदी में सतलज कहाँ मिलती है, पाकिस्तान के अंदर मिठान कोट एक जगह है वहां मिलती है। थोड़ी सी और चर्चा करने का मुझे मन है। मैं बता दूं कि जो पंचनद है जिसमें सतलज, रावी, झेलम, चिनाब, ब्यास, सिंधु, ये जो नदी आप देख रहे हैं 6 नदी, इन सब के नदियों के बीच में अलग अलग बेसिन पाया जाता है। इन नदियों के बीच में अलग अलग बेसिन पाया जाता है। सतलज और ब्यास नदी के बीच, सतलज और ब्यास नदी के बीच में जो बेसिन है उसको बोलते हैं बिस्त दोआब, उसे बोलते हैं बिस्त बेसिन, बिस्त दोआब, नोट कर लीजिएगा। उसी तरह से ब्यास और रावी नदी के बीच में जो बेसिन है उसका नाम है बारी दोआब या बारी बेसिन। उसी तरह से रावी और चिनाब के बीच में जो बेसिन है उसे बोला जाता है रचना दोआब, रचना बेसिन। उसी तरह से चिनाब और झेलम के बीच में जो बेसिन है उसका नाम है चेझ बेसिन, चेझ दोआब। और जो झेलम और सिंधु के बीच में दोआब है उसे बोला जाता है सिंधु सागर दोआब। क्लियर है। अब थोड़ी सी बात कर लूं, ये तो समझ गए डल झील श्रीनगर में है। बुलर झील की बात कर लूं थोड़ी सी। झेलम नदी जो है ना, झेलम नदी जो है वो निकलती तो बेरी नाग झील से है, लेकिन गुजरती कहाँ से, बेरी नाग झील से होकर गुजरती है। बेरी नाग झील से होकर, सॉरी, बुलर झील से होकर गुजरती है। बेरी नाग से निकलती है और बुलर झील से होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ये बुलर झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है, बुलर झील। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है, तो चिल्का झील है। और भारत की खारा और मीठा हटा भी दिया जाए और पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी झील, तो चिल्का। खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो चिल्का, और मीठे पानी यानी फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा लेक कौन है, तो बुलर। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन है, इनमें से भौगोलिक दृष्टि से पूछ रहा है। जो भाई पुराना और नया भौगोलिक हिसाब से ही होता है। भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन है, तो सभी जानते हैं अरावली पर्वत। अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन वर्ल्ड। भारत की सबसे प्राचीनतम मोड़दार पर्वत आप जानते हैं, बलित पर्वत या मोड़दार पर्वत आप जानते हैं, 2 प्रकार का होता है, पुराना बलित पर्वत और नया बलित पर्वत। आपने सुना है ना, प्राचीन ओल्ड फोल्ड माउंटेन एंड न्यू फोल्ड माउंटेन। ये जो हिमालय है, काराकोरम है, रॉकी है, एंडीज है, एल्प्स है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये सब क्या है, ये सब न्यू फोल्ड माउंटेन है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन में कौन आता है, अरावली, अपलेशियन, ये सब क्या है। अमेरिका में एक पर्वत है कनाडा से लेकर अमेरिका तक, उसका नाम है अपलेशियन पर्वत। अमेरिका के पूर्वी भाग में यूएसए के ईस्ट पार्ट में अटलांटिक महासागर के सहारे एक पर्वत है जिसका नाम है अपलेशियन। तो अपलेशियन, अरावली, ये सब ओल्ड फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं, पुराने बलित पर्वत के एग्जाम्पल हैं। ये सब मोड़दार पर्वत। एक समय था जब हिमालय जैसा ऊंचा हुआ करता था अरावली। एक समय था जब अरावली पर्वत का विस्तार हरियाणा से लेकर लक्षद्वीप तक था, लेकिन कटते कटते आज ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक रह गया है। अरावली पर्वत गुजरात से वर्तमान में कहाँ तक है, दिल्ली तक है। इसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। गुजरात में हिम्मतनगर से लेकर उदयपुर तक के भाग को अरावली पर्वत के, गुजरात में हिम्मतनगर से लेकर उदयपुर तक के भाग को जरगा की पहाड़ी कहा जाता है। हिम्मतनगर से लेकर उदयपुर तक जरगा की पहाड़ी, उदयपुर से लेकर अलवर तक हर्षनाद की पहाड़ी, और अलवर से लेकर दिल्ली तक दिल्ली की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है अरावली पर्वत को। अरावली पर्वत की एक विशेषता है कि अरावली पर्वत में जैसे जैसे आप दक्षिण से उत्तर जाएंगे इसकी ऊंचाई कम होती जाती है और इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है।
अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो राजस्थान के सिरोही जिले में है। गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। राजस्थान राज्य और अरावली पर्वत दोनों की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और गुरु शिखर के 15 से 20 किलोमीटर दक्षिण माउंट आबू है। माउंट आबू जो राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू है। माउंट आबू पर दिलवाड़ा जैन मंदिर है। माउंट आबू पर नक्की झील है। नक्की झील, दिलवाड़ा जैन मंदिर है। इसके अलावा माउंट आबू पर और क्या है भाई, और है इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी। पहले आईपीएस की ट्रेनिंग माउंट आबू में ही होती थी। पहले माउंट आबू जो राजस्थान का है वहीं आईपीएस की ट्रेनिंग होती थी। बाद में ट्रेनिंग सेंटर को शिफ्ट कर दिया गया हैदराबाद। वर्तमान में आईपीएस के ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी, ये पहले कहाँ था, माउंट आबू पर। और माउंट आबू पर क्या है भैया वर्तमान में, इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी, आंतरिक सुरक्षा अकादमी, नक्की झील, दिलवाड़ा जैन मंदिर। इसके अलावा प्रजापति ब्रह्म कुमारी का नाम आपने सुना होगा, उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, माउंट आबू में ही है। वहीं से बनास नदी बहती है। याद रखिएगा, हिमालय भारत के न्यू फोल्ड माउंटेन है। विंध्याचल जो है, विंध्यन पर्वत या विंध्याचल पर्वत, ये भारत के ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, यानी कि भ्रंश पर्वत का एग्जाम्पल है। सतपुड़ा भी भारत के ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। सतपुड़ा में टाइगर रिजर्व भी है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। क्लियर है? इन सब बातों को आप याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। हम तो कहेंगे कि जो डिस्कशन है उसकी आप एक अलग कॉपी बनाएं, और उस कॉपी में जितनी बातें मैं बताता हूँ ये सारी बातें एग्जाम के लिए नगीने हैं, मोती है। इसको आप लोग जमा करते जाएं, पढ़ते जाएं, दिमाग में बिठाते जाएं, तभी फायदा होगा। और रिवाइज जरूर करें। सप्ताह में, हफ्ते में 2 दिन आप समय दें रिवीजन के लिए। पढ़ें रोज, मंडे टू फ्राइडे तक पढ़ें। जो नया पढ़ना है मंडे टू फ्राइडे पढ़ें। सैटरडे और संडे को पूरी कोशिश कीजिए कि नया कम पढ़ा जाए, और पूरा जो एक सप्ताह में 5 दिन में पढ़ा है उसको कम से कम 3 से 4 बार 2 दिन में रिवाइज कर जाइए। ऐसे करके यदि पढ़ेंगे आप तो मुझे लगता है कि आप प्रश्न को अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि प्रश्न कभी कभी हम इसलिए भी गलती करते हैं कि मुझे आता था, मैं पढ़ा हुआ था, लेकिन कंफ्यूज कर गए वहां जाकर कि कृष्णा होगा कि चंबल, ये कंफ्यूज कर गए, ऐसा होता है ना। तो कंफ्यूजन की जो बात होती है ना, वो लैक ऑफ रिवीजन के कारण होता है। अब जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही कंफर्म तरीके से आंसर मारेंगे। एक क्रिकेटर की तरह, आपने सुना होगा, क्रिकेटर जब क्रिकेट खेलते हैं तो पहले प्रैक्टिस करते हैं, पहले नेट प्रैक्टिस करते हैं, नेट में जाकर प्रैक्टिस करते हैं, लगातार हर तरीके के बॉल को खेलते हैं, इतनी बार खेल लेते हैं कि जब वहां बॉल सामने से आता है तो बिल्कुल आराम से वो उस बॉल को खेल लेते हैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। समझ में आ रहा है बात? इसलिए आपसे मेरा आग्रह है, विनती है कि आप रिवीजन जितना कर सकते हैं करें। कम पढ़ें लेकिन रिवीजन खूब करें, यही एकमात्र दवाई है कंफर्म तरीके से पेपर को करने का। चलिए, जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? अगला प्रश्न है, जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर डैम किस नदी पर है? इसका सही उत्तर होगा चंबल। देखिए, चंबल नदी पर 4 डैम है। चंबल नदी पर कितने बांध हैं? 4। एक है मध्य प्रदेश में और बाकी 3 है राजस्थान में। चंबल नदी निकलती है मध्य प्रदेश के एक जिला है महू। मऊ नहीं, मऊ जिला तो उत्तर प्रदेश में है, मऊ उत्तर प्रदेश में है, महू बोल रहा हूं, महू। महू जिला मध्य प्रदेश में है। वहां एक पहाड़ी है, जनापाओं की पहाड़ी। जनापाओं की पहाड़ी है मध्य प्रदेश के महू जिले में। जनापाओं की पहाड़ी से चंबल निकलती है। चंबल मध्य प्रदेश से आगे निकलकर राजस्थान में आती है, और राजस्थान में कोटा धौलपुर होते हुए इटावा, उत्तर प्रदेश में इटावा के पास जाकर यमुना में मिल जाती है। चंबल निकलती है मध्य प्रदेश के महू जिले के जनापाओं पहाड़ी से और मिलती है उत्तर प्रदेश में इटावा के पास जाकर के। यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक डैम बना है, उसका नाम है गांधी सागर डैम। मध्य प्रदेश में जो डैम है चंबल नदी पर, उसका नाम है गांधी सागर डैम। और बाकी 3 डैम राजस्थान में है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा डैम। कोटा बैराज, कोटा में एक छोटा सा डैम बना है जिसको कोटा बैराज के नाम से जानते हैं। तो राजस्थान में चंबल नदी पर 3 डैम है, गांधी सागर डैम, जवाहर सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम और कोटा डैम। और एक है मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर, उसका नाम है गांधी सागर डैम। तो गांधी सागर मध्य प्रदेश में, और राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज ये राजस्थान में है। चंबल नदी के विषय में कहा जाता है कि बैड लैंड टोपोग्राफी का निर्माण करती है। चंबल फॉर्म्स बैड लैंड टोपोग्राफी। बैड लैंड टोपोग्राफी को हिंदी में बोलते हैं बीहड़, हिंदी में इसको बोलते हैं बीहड़। चंबल नदी इस तरीके से बहती है कि अपने रास्ते में उबड़ खाबड़ जमीन का निर्माण करती है, टीले जैसे जमीन का निर्माण करती है, जो डाकुओं के छिपने के लिए बेहतरीन जगह उपलब्ध कराता है। आपने सुना होगा चंबल नदी डकैतों के लिए प्रसिद्ध है। चंबल के घाटी में डकैत होते हैं, फूलन देवी, मलकान सिंह, पान सिंह तोमर, इस तरह के डकैत चंबल में हुए हैं। तो चंबल में जो डकैतों का छुपने का जगह होता है, वो चंबल नदी क्या करती है कि रास्ते में उबड़ खाबड़ जमीन का निर्माण करती है, जिसे हम लोग बीहड़ के नाम से या बैड लैंड टोपोग्राफी के नाम से जानते हैं। वैसे चंबल नदी करती है गुल्ली इरोजन,
इरोजन जानते हैं ना, नदी जब कटाव करती है तो उसको क्या बोलते हैं? इरोजन, यानी अपर्दन बोलते हैं। नदी के कटाव को क्या बोला जाता है? इरोजन या अपर्दन कहा जाता है। याद रखिएगा, इरोजन या अपर्दन। इरोजन दो प्रकार का होता है, अपर्दन दो प्रकार का होता है। एक होता है गुल्ली इरोजन, एक होता है सीट इरोजन। हिंदी में बोलते हैं अनालिका अपर्दन और चादरी अपर्दन। अपर्दन दो प्रकार का, गुल्ली इरोजन को हिंदी में बोलते हैं अनालिका अपर्दन, और सीट इरोजन बोलते हैं चादरी अपर्दन को। तो सीट इरोजन का मतलब होता है जब पूरी मिट्टी का एक परत बह के चला जाए तो उसे बोलते हैं सीट इरोजन। चादरी अपर्दन नाम से भी स्पष्ट है, पूरा एक चादर उड़ के, चादर जो है कट के चला जाए। लेकिन आप गुल्ली इरोजन का मतलब होता है, अनालिका अपर्दन का मतलब होता है ये कटाव पूरा सरफेस का ना हो, बल्कि एक पॉइंट से कटता हुआ चल जाए और नाली जैसा आकृति बन जाए, तो उसी को बोलते हैं गुल्ली इरोजन। तो चंबल नदी जो है वो गुल्ली इरोजन करती है। क्या करती है? गुल्ली इरोजन करती है। याद रखिएगा, चंबल नदी, या सबसे ज्यादा चंबल नदी का क्षेत्र अपर्दन से प्रभावित है। वैसे कृष्णा नदी की बात करें, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर डैम है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर डैम है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर डैम है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में बेतवा नदी पर माता टीला डैम और रानी लक्ष्मीबाई डैम है। बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई डैम और माता टीला डैम है। सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल डैम है। सतलज नदी पर क्या है? भाखड़ा नंगल डैम है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? आप जानते हैं नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। आप सभी जानते हैं नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो नासिक में गोदावरी नदी के किनारे भाई कुंभ का मेला लगता है। भारत में 4 स्थानों पर कुंभ लगता है। भारत में 4 स्थानों पर कुंभ लगता है, नोट कर लीजिएगा। पहला स्थान है इलाहाबाद, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर कुंभ, जिसको बोलते हैं प्रयागराज। प्रयागराज यानी तीर्थों का राजा भी कहते हैं प्रयागराज को। प्रयागराज का नाम पहले प्रयागराज था, बाद में इसे अकबर ने इलाहाबाद कर दिया था। अकबर का नाम दिया हुआ है इलाहाबाद। वहां अकबर ने एक किला भी बनवाया था। इलाहाबाद में अकबर ने एक लाल किला बनवाया था। आप जानते हैं कि अकबर ने 3 किला बनवाया भारत में, इलाहाबाद का लाल किला, आगरा का लाल किला और लाहौर का लाल किला। ये तीनों लाल किला अकबर ने बनवाया था। बाकी दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। तो कुंभ का मेला इलाहाबाद में लगता है, इसे प्रयागराज कहते हैं। पहले इसका नाम अकबर ने दिया था इलाहाबाद, बाद में अब योगी जी ने इसका नाम फिर से प्रयागराज कर दिया है। तो इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर कुंभ मेला लगता है। इसके बाद हरिद्वार में गंगा के किनारे कुंभ मेला लगता है। इसके बाद उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। इसके बाद नासिक में गोदावरी नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। गोदावरी नदी नासिक के पास से ही निकलती है। नासिक के पास एक जगह है त्रैंबक गांव, जहां त्रैंबकेश्वर महादेव का मंदिर है। आप जानते हैं कि भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग कहाँ है भाई? तो नासिक में है। नासिक के पास त्रैंबकेश्वर महादेव हैं, वहीं से त्रैंबक गांव से गोदावरी निकलती है। गोदावरी जाके गिरती है कहाँ? ये गिरती है अमलापुरम, एक जगह है आंध्र प्रदेश में, अमलापुरम के पास, ये बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर है? गोदावरी नदी के किनारे सिर्फ नासिक ही नहीं है, सिर्फ हिंदू धर्म का पवित्र स्थल नहीं है, बल्कि गोदावरी नदी के किनारे एक जगह और है, नांदेड़। गोदावरी नदी के किनारे ही नासिक के साथ साथ एक और प्लेस है जिसका नाम है नांदेड़। ये सिख धर्म का सबसे पवित्र जगह है। नांदेड़ गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़ा हुआ जगह है। नांदेड़ गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़ा हुआ जगह है और सिख धर्म का पवित्र स्थल है नांदेड़। ये भी गोदावरी के किनारे ही है। वैसे नासिक के बारे में बता दूं कि अंगूर और प्याज के लिए फेमस है। नासिक अंगूर और प्याज के लिए फेमस है। नासिक अंगूर और प्याज के लिए फेमस है, नोट कर लीजिएगा। वैसे बता दूं कि महानदी छत्तीसगढ़ के पठार से सिहावा से निकलती है और उड़ीसा में इसी नदी पर भारत का सबसे लंबा डैम हीराकुंड डैम बना है संबलपुर जिले में। उड़ीसा के संबलपुर जिले में महानदी पर हीराकुंड बांध बना है, जो भारत की सबसे लंबी डैम है। और महानदी गिरती है पुरी के पास, बंगाल की खाड़ी में जाकर। पुरी जगन्नाथपुरी, आप जानते हैं कि पुरी फेमस है भगवान जगन्नाथ के मंदिर से, और रथ यात्रा निकलता है पुरी में। उड़ीसा का पुरी जो है वो रथ यात्रा के लिए भगवान जगन्नाथ मंदिर के लिए फेमस है। क्लियर है? और ये नदी कहाँ गिरती है? महानदी पुरी के पास, बंगाल की खाड़ी में। सतलज के बारे में बता दिया हूँ, ये राक्षस ताल तिब्बत में राक्षस ताल झील से निकलती है और भारत में प्रवेश करती है कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। यानी इंडिया में सतलज नदी कहाँ से प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रा, एक सिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, उसी को पार करते हुए हिमाचल प्रदेश में पहुंचती है। उसके बाद पंजाब में आती है और फिर आगे जाकर के पाकिस्तान के मिठानकोट में मिल जाती है, सिंधु में। गंगा नदी की बात करें तो गंगोत्री के गोमुख से निकलती है और गंगा नदी जो है, गंगा नदी का नाम गंगा भागीरथी और अलकनंदा के संगम जहां पर देवप्रयाग है
वहां से गंगा का नाम गंगा पड़ता है। उसके बाद गंगा नदी आके बंगाल में 2 हिस्सों में बट जाती है। गंगा नदी के दक्षिणी शाखा है उसको हुगली कहते हैं, और गंगा नदी की जो उत्तरी शाखा है उसको भागीरथी कहते हैं। उसके बाद गंगा हुगली और भागीरथी दोनों का हिस्सा जो है अलग अलग जाके कहाँ मिलती है, बंगाल की खाड़ी में। और आप जानते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो डेल्टा है उसे सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है सुंदरबन के डेल्टा में, जो भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। भारत का नेशनल एनिमल कौन है? रॉयल बंगाल टाइगर। सुंदरबन के डेल्टा में ज्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट आइए, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? बिल्कुल आसान प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य का है? कि गुजरात का है। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात का है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश का है, लेकिन सबसे छोटी तटरेखा गोवा की है। दोनों जी से शुरू है, दोनों ग से शुरू है। गोवा सबसे छोटी तटरेखा और सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की। सेकंड नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश की और सबसे छोटी गोवा की। आप जानते हैं कि तटरेखा की बात करें तो भारत में तटरेखा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर। अगर उसमें आइलैंड को भी शामिल कर लें, उसमें अगर द्वीप को भी शामिल कर लें, उसमें आइलैंड्स को भी शामिल कर लें, तो आप देखेंगे कि उसकी तटरेखा की जो कुल लंबाई हो जाएगा वो हो जाएगा 7516 किलोमीटर। तटरेखा की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर। वैसे आइलैंड को मिलाकर, आइलैंड को हटा लें तो 6100 किलोमीटर। याद रखिएगा, हर एक तट का अलग अलग नाम है। आप चाहे तो सुन लें, बाद में इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को देखकर। देखिए, वीडियो को रिपीट करके जितनी इंफॉर्मेटिव बातें हैं आप दोबारा इसको स्पीड को कम करके सारे का नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भैया, जानते हैं बंगाल के तट को बोला जाता है बंग तट, उड़ीसा के तट को बोलते हैं उत्कल तट, आंध्र प्रदेश के तट को बोलते हैं गोलकुंडा तट, केरल के तमिलनाडु के तट को बोलते हैं पायन तट। और मैं बता दूं, उड़ीसा और बंगाल दोनों को मिलाकर पूछा जाए तो आंसर होता है उत्तरी सरकार तट। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को मिलाकर पूछा जाए इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। लेकिन अकेले आंध्र प्रदेश को गोलकुंडा तट, अकेले तमिलनाडु को पायन तट और दोनों को मिलाकर कोरोमंडल तट। और आप जानते हैं कि लौटती मानसून से वर्षा केवल कोरोमंडल तट पे होती है। लौटती मानसून से वर्षा केवल कोरोमंडल तट पे होती है। इसके बाद आइए, केरल के तट को मालाबार तट, केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। इसके बाद कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट कहते हैं। और गोवा और महाराष्ट्र के तट को बोला जाता है कोंकण तट। और गुजरात में 2 तट है, उत्तरी तट को बोला जाता है कच्छ तट और दक्षिणी तट को बोलता है काठियावाड़ तट। इन सबको नोट आप कर लीजिएगा। और मैं बता दूं आपको कि पुराने वीडियोज भी आप जरूर देखें। आपको मैं एक राय दे रहा हूं कि जो पुराने डिस्कशन के वीडियो, ये हमारा 6 नंबर का डिस्कशन है, इससे पहले 5 डिस्कशन में करा चुका हूं। पुराने वीडियो जिनको नहीं देखा हुआ है, जिन्होंने कुछ नोट नहीं किया है, तो पुराने वीडियोज को आराम से देख करके उसका नोट्स आप जरूर प्रिपेयर कर लें। ये मेरा राय है आपको, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव बातें पिछले वीडियोज में भी हुए हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव पड़ता है? प्रत्यावर्ती मतलब लौटती मानसून, प्रत्यावर्ती मतलब रिट्रेटिंग मानसून, है ना। रिट्रेटिंग मानसून इफेक्टेड मैक्सिमम इफेक्ट्स इन विच स्टेट? किस स्टेट को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है रिट्रेटिंग मानसून, लौटती मानसून? ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन है तमिलनाडु। अभी मैंने बताया, अगर आपको पिछले क्वेश्चन का डिस्कशन, अभी वाला डिस्कशन पता हो तो मैंने क्या बताया कि लौटती मानसून से कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। लौटती मानसून से केवल कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, मैंने अभी बताया आपको। तो कोरोमंडल तट किसको बोलते हैं? अभी बताया हूं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को मिलाकर क्या बोला जाता है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। इन लौटती मानसून से दक्षिणी आंध्र प्रदेश और पूरे तमिलनाडु में वर्षा होती है। अक्टूबर नवंबर महीने में पूरे भारत में जून जुलाई में वर्षा होती है, जून जुलाई अगस्त में वर्षा होती है। लेकिन अगर बात करें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के पूर्वी हिस्से की, यानी कोरोमंडल तट की बात करें, तो वहां वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट आइए, यानी जाड़े में वर्षा इंडिया में सिर्फ होता है कोरोमंडल तट पर। निम्नलिखित में से जिप्सम का सर्वाधिक आयात होता है? निम्नलिखित में से जिप्सम का सर्वाधिक आयात कहां से होता है? ईरान से, रूस से, फ्रांस से, अफगानिस्तान से। जिप्सम का सर्वाधिक आयात कहां से होता है? आयात का मतलब एक्सपोर्ट। जिप्सम का ऐसे भारत में, अगर भारत की बात करें, अगर भारत की बात करें आप, तो भारत में सबसे ज्यादा जिप्सम कहां होता है? भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा जिप्सम होता है राजस्थान में। भारत में जिप्सम का उत्पादन 90% जिप्सम का उत्पादन कहां से होता है? राजस्थान से होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ईरान से। सबसे ज्यादा जिप्सम का आयात इंडिया करता है कहां से? ईरान से करता है। ईरान का मतलब फारस, प्राचीन काल में जिसको फारस कहते थे,
आज वही ईरान भी है। ईरान से हम पेट्रोलियम का भी काफी आयात करते हैं। पेट्रोलियम का आयात सबसे ज्यादा करते हैं हम लोग कहाँ से? सऊदी अरब से, उसके बाद ईरान से, उसके बाद इराक से। यानी कि ईरान हमारा दूसरे नंबर का पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता है। तो पेट्रोलियम और जिप्सम हम कहाँ से आयात करते हैं? ईरान से करते हैं आयात। और जिप्सम इंडिया में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? इंडिया में कहाँ होता है भाई? तो इंडिया में होता है राजस्थान में। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट को बोला जाता है जिप्सम। उसमें से अगर वाटर निकाल लीजिए तो वही बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अभी मैंने चर्चा की भी थी पिछले क्लास में, पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें। भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। भारत की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन है? चिल्का झील है। अगर आपसे खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील पूछे तब भी आंसर क्या होगा? चिल्का। जनरली भी पूछा जाए सबसे बड़ी झील तो चिल्का। वैसे बता दिया हूं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बूलर झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो बूलर झील याद रखिएगा। और लोनार झील की बात अगर करें तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है। अगर बात करें लोनार झील की तो ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोनार लेक है। और ये किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है उल्का पिंड से। उल्का पिंड और क्रेटर झील दोनों में आता ही है। ज्वालामुखी का उद्गार कभी यहाँ हुआ करता था। यहाँ पर क्रेटर हुआ करता था। जानते हैं ना ज्वालामुखी जिस मुंह से निकलता है, जिस मुख से ज्वालामुखी निकलता है ना, वहां प्याली जैसा एक फोटो बन जाता है। उस प्याली को ही, उस कप को ही, उस प्याली को ही क्या बोला जाता है? क्रेटर। क्रेटर बोला जाता है। बाद में उस क्रेटर में यदि जमा हो जाए पानी तो उसे क्रेटर लेक के नाम से जानते हैं। तो लोनार झील जो है वो क्रेटर झील का एग्जाम्पल है। लोनार लेक इज एग्जाम्पल ऑफ क्रेटर लेक एंड ये उल्का पिंड से बना हुआ झील में भी आता है। ये कहाँ है भाई? ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है। इसके बाद अगर बात करें सांभर झील तो राजस्थान में जयपुर के पास एक जगह है सांभर। सांभर प्लेस का भी नाम है, वही सांभर झील है सांभर में। ये भारत में सबसे ज्यादा नमक रखने वाली झील है। इसमें भारत में सबसे ज्यादा पूछा जाए किस में नमक मिलता है तो आंसर होगा सांभर लेक। याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं। या बोला जाए ना कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील समुद्र के किनारे नहीं, एकदम स्थल की सबसे बड़ी झील कौन है भैया? तो है सांभर लेक। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पालघाट गलियारा। पालघाट गलियारा का मतलब दर्रा की बात कर रहे हैं। पालघाट गलियारा किन दो राज्यों को जोड़ता है? पालघाट पास कनेक्ट्स टू स्टेट्स। कौन से दो राज्यों को जोड़ता है भाई? तो ऑप्शन दिया केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु और केरल। तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है कौन? पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। एक्चुअल में कोयम्बटूर को त्रिवेंद्रम से जोड़ता है। पालघाट दर्रा जो है वो कोयम्बटूर को त्रिवेंद्रम से जोड़ता है। कोयम्बटूर आप जानते हैं, कोयम्बटूर जो है उसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर ऊटी से 80 किलोमीटर दक्षिण में है। कोयम्बटूर ऊटी जो हिल स्टेशन है, तमिलनाडु का हिल स्टेशन कौन सा है? ऊटी। तो ऊटी से करीब 80 किलोमीटर साउथ जाइएगा तो मिलेगा आपको कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और तमिलनाडु के कोयम्बटूर को केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम से जोड़ता है पालघाट दर्रा। वैसे बता दें कि तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला एक और दर्रा है, उसका नाम है सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा मदुरै को त्रिवेंद्रम से जोड़ता है। सेनकोट्टा दर्रा किसको जोड़ता है? मदुरै को त्रिवेंद्रम से। और मदुरै क्या है भाई? दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर। पूरे भारत में मंदिर का शहर किसको बोलते हैं? बनारस को। लेकिन दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर किसे बोला जाता है? तो बोला जाता है मदुरै को। मदुरै में मीनाक्षी टेम्पल है। मदुरै में माता पार्वती का एक मंदिर है जिसका नाम है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है। और त्रिवेंद्रम जिसको जोड़ रहा है वो कहाँ है भैया? केरल की राजधानी है। और वहां भारत का सबसे ज्यादा महंगा, सबसे बड़ा मंदिर, सबसे ज्यादा रिच टेम्पल जिसको बोलते हैं वो है पद्मनाभम स्वामी मंदिर। ये त्रिवेंद्रम में है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न पे आते हैं। तमिलनाडु में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं लाभदायक नदियों में से कौन शामिल है? बताइए। तमिलनाडु में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदियों में कौन सी नदी शामिल है? तमिलनाडु में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदियों में कौन सी नदी शामिल है? इसका ऑप्शन दिया है पेलेरू, पोइनार, पेन्नार, ताम्रपर्णी। अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में इन सभी नदियों से लाभ लिया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से सारी नदियां तमिलनाडु में हैं। ये सभी नदियों से तमिलनाडु में लाभ लिया जाता है, इसलिए आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आते हैं आगे।
तमिलनाडु में उत्पादित कुल ऊर्जा का कितना भाग जल शक्ति का है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा ठीक से। जल शक्ति ऊर्जा पूछ रहा है, टोटल एनर्जी नहीं पूछ रहा है, जल शक्ति पूछ रहा है। जल शक्ति का कौन सा भाग है ये पूछ रहा है तमिलनाडु में। बताइए कितना भाग? 1/2, 3/4, 4/5, 1/3। यानी पूछा जाता है कि तमिलनाडु में जो एनर्जी प्राप्त होता है वो जल शक्ति से कितना परसेंट एनर्जी प्राप्त होता है? जल्दी से उत्तर दीजिए आप लोग। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 4/5 भाग। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4/5। 4/5 भाग किससे प्राप्त होता है भाई? तो जल शक्ति से। तमिलनाडु का जो एनर्जी प्राप्त होता है उसका 4/5 भाग कहां से प्राप्त होता है? जल शक्ति, वाटर एनर्जी से प्राप्त होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नोयाल एवं अमरावती। अगला प्रश्न देखिए, एक नदी का नाम दे रहा है नोयाल नदी और अमरावती नदी। नोयाल और अमरावती नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है? नोयाल एंड अमरावती आर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो आंसर क्या होगा इसका? कावेरी नदी। नोयाल और अमरावती ये दोनों कावेरी नदी की सहायक नदी है। नोइल और अमरावती नदी ये सब कावेरी नदी की ट्रिब्यूटरी है। कावेरी नदी की और भी ट्रिब्यूटरी उसको नोट डाउन कर लेंगे आप। नोएल, अमरावती, तीर्था, लक्ष्मणा और कावती, हेमवती। नोट कर लीजिए, नोएल, अमरावती, तीर्था, लक्ष्मणा और कावती, हेमवती। हेमवती ये सब नदियां किसकी हैं? पेन्नार, ये सब कावेरी नदी की ट्रिब्यूटरी हैं। मैं बता दूं आपको कि कावेरी नदी पर तमिलनाडु में एक डैम है जिसका नाम है मेटूर डैम। तमिलनाडु में कावेरी नदी पर एक डैम है जिसका नाम है मेटूर डैम, और कावेरी नदी पर ही शिव समुद्रम जलप्रपात है, शिव समुद्रम वाटरफॉल है। और शिव समुद्रम में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया था 1902 में। शिव समुद्रम में 1902 में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाया गया था। ये भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था। क्वेश्चन आ जाए कि भारत में पानी से बिजली बनाने का पहला प्रोजेक्ट कहाँ लगाया गया था? तो कावेरी नदी में, शिव समुद्रम के पास। तो शिव समुद्रम वाटरफॉल कहाँ है भैया? कावेरी नदी पर है। और शिव समुद्रम इज फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। क्लियर है? कावेरी नदी की ट्रिब्यूटरी जो बताया वो नोट कर लीजिएगा। गोदावरी नदी है, इसके बारे में बता चुका हूँ। पेन्नार बता चुका हूँ। बैंगई जो है दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम नदी भारत की कौन सी है? बैंगई नदी है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, जब कावेरी नदी तमिलनाडु में प्रवेश करती है तो कौन सा जलप्रपात बनता है? अभी बताया मैं। तमिलनाडु में कौन सी नहीं, तमिलनाडु में जब कावेरी नदी जाती है तो तमिलनाडु में कौन सा जलप्रपात बनता है? इसका सही उत्तर होगा होंगेन कक्कल। होंगेन कक्कल जलप्रपात। होंगेन कक्कल जलप्रपात ये बनता है कहाँ? तमिलनाडु में कावेरी जब प्रवेश करती है तो बनता है होंगेन कक्कल जलप्रपात। लेकिन वैसे तमिलनाडु में नहीं बल्कि कर्नाटक में कौन सा जलप्रपात है? शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में। कावेरी नदी पर कर्नाटक में कौन सा जलप्रपात है? शिव समुद्रम जलप्रपात। लेकिन तमिलनाडु में कावेरी नदी पर कौन जलप्रपात है? होंगेन कक्कल। होंगेन कक्कल जलप्रपात कावेरी नदी में तमिलनाडु में है और शिव समुद्रम कर्नाटक में है। वैसे बता दें कि कावेरी नदी का जो पानी के बंटवारे का विवाद है काफी चर्चा में रहता है हमेशा, कावेरी वाटर डिस्प्यूट। एक कावेरी नदी के जो पानी के बंटवारे का विवाद है वो किसके बीच है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी के बीच क्या है? ये विवाद है। किस चीज का विवाद है भाई? पानी के बंटवारे का विवाद है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। वैसे जोग जलप्रपात की बात करते हैं तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद रखिएगा। जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसे गरसोपा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, शरावती नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एरकॉड की पहाड़ी स्टेशन कहाँ स्थित है? मतलब एरकॉड एक हिल स्टेशन है, ये किस जगह पे स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवराय की पहाड़ी।
शिवराय की पहाड़ी पर एरकॉड स्थित है। शिवराय की पहाड़ी पर एरकॉड स्थित है। शिवराय की पहाड़ी पर एरकॉड स्थित है। शिवराय की पहाड़ी पर नोट कर लीजिएगा। मैंने बताया था आप लोगों को कि पूर्वी घाट को तमिलनाडु में 4 नामों से जानते हैं। उत्तरी तमिलनाडु में पूर्वी घाट को पालकोंडा की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। उसके बाद तमिलनाडु में पूर्वी घाट को हम लोग जावड़ी के पहाड़ी के नाम से जानते हैं। उसके साउथ आइएगा तो शिवराय की पहाड़ी, उसके साउथ आइएगा तो बोलंगीर हिल। यानी तमिलनाडु में पूर्वी घाट को 4 नामों से जानते हैं। पूर्वी घाट को तमिलनाडु में 4 नामों से जानते हैं। कौन कौन से नाम? तो पालकोंडा की पहाड़ी, जावड़ी की पहाड़ी, शिवराय की पहाड़ी और चौथा नाम है बोलंगीर हिल। ये सब पूर्वी घाट का हिस्सा है। क्लियर है? इसी में एरकॉड नामक हिल स्टेशन स्थित है। एरकॉड नामक हिल स्टेशन पूछा रहा है कहाँ है, तो शिवराय की पहाड़ी में है। नीलगिरी जो है उस पर ऊटी नाम का हिल स्टेशन है। नीलगिरी की पहाड़ी पर ऊटी नाम का हिल स्टेशन है। और जावड़ी तो मैंने बताई अभी, जावड़ी किसका हिस्सा है? पूर्वी घाट का हिस्सा है। इलागिरी ये भी पूर्वी घाट का हिस्सा है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट आते हैं, तमिलनाडु एक निम्न पठार से बना हुआ है। तमिलनाडु जो है एक निचला पठार से बना हुआ है। तमिलनाडु एक निम्न पठार से बना हुआ है। तमिलनाडु एक निम्न पठार से बना है। ये पठार किससे निर्मित है? आर्कियन, नीस और ग्रेनाइट से, या अवसादी चट्टान तथा ज्वालामुखी पदार्थों के कायांतरण से, अवसादी चट्टान से, बेसाल्टिक बहाव से, किससे बना हुआ है? तमिलनाडु का एक निम्न पठार जो है वो किससे बना हुआ है, ये पूछ रहा है। तमिलनाडु जो निम्न पठार है वो किससे बना हुआ है भाई? इसका सही उत्तर होगा आर्कियन, नीस और ग्रेनाइट से। आर्कियन, नीस और ग्रेनाइट से बना हुआ है तमिलनाडु का पठार। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तमिलनाडु के बालू के टिब्बों को क्या कहा जाता है? तमिलनाडु में बालू के टिब्बों को क्या कहा जाता है? बालू का जो टिब्बा होता है उसे क्या कहा जाता है भाई? उसे कहा जाता है टेरिस। तमिलनाडु में बालू के टिब्बा को क्या कहा जाता है? टेरिस कहा जाता है। टेरिस, बालू के टिब्बा को तमिलनाडु में क्या बोलते हैं? टेरिस कहते हैं। टेरिस कहते हैं। नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं, सुमेलित करना है। सुमेलित करना है कहां पर क्या है? डुंडीगुल किसके लिए प्रसिद्ध है? मडगांव किसके लिए प्रसिद्ध है? भद्राचलम किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सबको सुमेलित करना है। क्लियर है? तो काकीनाडा सबसे पहले है। काकीनाडा किसके लिए है? उसके बाद डुंडीगुल किसके लिए है? मडगांव डॉक लिमिटेड किसके लिए है? भद्राचलम किसके लिए है? तो सारे को मैच कराना है। इधर क्या है भाई? स्काई बस मेट्रो रेल परियोजना, आईटीसी कागज, बायोडीजल संयंत्र, भारतीय वायुसेना। ये मिलाना है कि कौन किससे सुमेलित है, कौन किससे सुमेलित है, इसको मैच कराना है। इसको मैच कराइए। तो भाई ए का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2, यानी काकीनाडा ये आईटीसी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। काकीनाडा आईटीसी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करें तो बी का एक यानी डुंडीगुल जो है वो स्काई बस मेट्रो रेल परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है। मडगांव की बात करें तो ये फेमस है, भारत मडगांव डॉक लिमिटेड है, वायुसेना के बेस भी है। भद्राचलम किसके लिए फेमस है? तो बायोडीजल संयंत्र के लिए फेमस है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। इसको नोट कर लीजिए, ए इज द राइट आंसर। किसके लिए भाई? तो भैया ये काकीनाडा फेमस है आईटीसी कागज उद्योग के लिए। डुंडीगुल प्रसिद्ध है किसके लिए भाई? तो स्काई बस मेट्रो परीक्षण के लिए। मडगांव किसके लिए फेमस है? तो भारतीय वायुसेना के लिए। और भद्राचलम किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? तो ये बायोडीजल संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिलाना है यहाँ भी, इसमें मिलाना है कि भैया राज्य और परमाणु विद्युत संयंत्र दिया हुआ है। राज्य और परमाणु विद्युत संयंत्र दिया हुआ है। थाल, मानुगुरु, काकरापारा, कैगा। इसको मिलाना है कहा कौन सा किस राज्य में है? ये मिलाना है कि कौन सा किस राज्य में है, इसको मिलाना है। तो आपको अगर 1-2 पता भी हो तो काम चल जाएगा। जैसे काकरापार गुजरात में है। काकरापार कहाँ है? गुजरात में है। कैगा की बात करोगे तो कैगा कहाँ है? कर्नाटक में है। यानी कि आप सी को मिला दीजिए कितने से? सी को अगर मिलाओगे तो किससे मिलाओगे भाई? तो 2 से मिला दो, और डी को मिला दो 5 से। देख लो यहीं पर, सी को मिला दो किससे? 2 से, और डी को मिला दो 5 से। तो सी में 2 कहाँ है? सी 2 यहाँ है और सी 2 यहाँ है, लेकिन डी का 5 यहाँ पर है। तो सीधे सीधे आंसर ये हो गया। देखो परीक्षा में जरूरी नहीं कि सारा मिलान आपको पता हो।
अगर एक दो मिलान पता हो तो उससे भी आप मैच करा सकते हैं। कभी कभी दिक्कत इसमें भी हो जाती है जब अलग अलग दे देता है तो, लेकिन फिर भी अगर कोशिश करेंगे तो मिलान हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो ए का 3 हो गया। थाल कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। और मानुगुरु कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। इसको मिला लीजिए आप लोग, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। फिर मैच द फॉलोइंग है, ये मिलाना है बोर्ड और उसका मुख्यालय। एक दिन और ये प्रश्न मैंने रखा था, बोर्ड और मुख्यालय, किसका मुख्यालय कहाँ है, कौन से बोर्ड का कहाँ मुख्यालय है, ये चर्चा कर रहा है। तो ये थोड़ा सा ये हो गया है। बेंगलुरु, अगर बात करें कॉफी बोर्ड का, कॉफी बोर्ड कहाँ हो सकता है, जाहिर सी बात है बेंगलुरु में होगा। कॉफी कहाँ उत्पादन किया जाता है, कर्नाटक में, तो कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ होगा, बेंगलुरु। रबर बोर्ड की बात करें तो कहाँ होगा, कोट्टयम में। अगर बात करें चाय बोर्ड की बात करें तो कोलकाता में होगा। रबर बोर्ड की बात करें तो गुंटूर में होगा। तो ये मिलाइए, यानी गुंटूर, ये जो बेंगलुरु है 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे गुंटूर है, 3 नंबर पे कोट्टयम है, यहाँ आना चाहिए इसको। और कोलकाता जो है वो 4 नंबर पे है। तो आप किससे मिला रहे हैं, कॉफी बोर्ड को बेंगलुरु से मिला रहे हैं, तो ए का 1 हो गया। फिर रबर बोर्ड को आप मिला रहे हैं कोट्टयम से, तो बी का हो गया 3, तो ए का 1, बी का 3, सी का 4, ए का 1, बी का 3, सी का 4, और डी का क्या हो जाएगा 2। ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। इसे लिख लीजिए आप लोग। रबर बोर्ड कहाँ है भाई, तो कोट्टयम में। कॉफी बोर्ड कहाँ है, तो बेंगलुरु में। चाय बोर्ड कहाँ है, कोलकाता में। और तंबाकू बोर्ड कहाँ है, गुंटूर में। वैसे बता दें, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। और एक गुंटूर नामक जगह भी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट आते हैं, अगला प्रश्न थोड़ा लंबा है। अगला प्रश्न है, पढ़िए ध्यान से। यद्यपि कॉफी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर होती है। एक जीके भी निकल गया कि भैया कॉफी और चाय की जो खेती है वो जनरली पहाड़ी ढलानों पर होती है, तथापि इसकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों, कॉफी चाय दोनों पहाड़ी ढलान पर होता है, लेकिन दोनों की कृषि में कुछ अंतर होता है। अंतर नीचे दिया गया है। कॉफी के पौधे को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है ना, जबकि चाय के पौधे को खेती के लिए उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों में की जा सकती है। कॉफी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, लेकिन चाय केवल डाली कलम के द्वारा प्रवर्धित की जाती है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है, केवल एक सही है। मतलब कह रहा है कि कॉफी जो है बीज से उत्पन्न होता है, लेकिन पूरा की चाय जो है वो कलम जैसे नहीं लगाते, कलम हम लोग डाली में बांध देते हैं मिट्टी और पॉलीथीन, और उसको काट करके अलग करते हैं, तो इसी को बोलते हैं कलम। तो कह रहा है कि चाय कलम से होता है, लेकिन कॉफी जो है बीज से होता है। ये उष्णकटिबंधीय और आर्द्र उष्णकटिबंध में मिलता है। और ये कह रहा है भैया चाय कहाँ मिलता है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में मिलता है। कौन सही है इसका, इस पर विचार कीजिए आप। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा भाई। इसका देखिए, पहला तो बिल्कुल सही है, उष्णकटिबंधीय और आर्द्र जलवायु। आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में कॉफी की खेती की जाती है जब बहुत ज्यादा वर्षा होती है। लेकिन अब देखिए कि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय उपोष्ण दोनों में होता है। लेकिन ये भी सही है, पहला कोटेशन बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा कोटेशन जो लिखा है सेकंड पॉइंट, डाली कलम से होता है, ये सही नहीं है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, केवल एक आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग आगे आते हैं, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। यह संदेह है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में आई बाढ़ ला नीना के कारण आई थी। ला नीना एल नीनो से कैसे भिन्न है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह संदेह है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में जो बाढ़ आया था वो ला नीना के कारण आया था। आप बताइए कि ला नीनो और एल नीनो में क्या अंतर है। मैं क्वेश्चन को करने से पहले आपको बता दूं कि एल नीनो और ला नीनो ये दोनों प्रशांत महासागर में चलने वाली जलधारा है। ये दोनों प्रशांत महासागर में चलने वाली जलधारा है। पहला कोटेशन क्या है, ला नीना
विषुवत रेखीय हिंद महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से ठंडे तापमान के चारित्रिक होता है। मतलब कह रहा है कि ला नीना हिंद महासागर में चलती है, बिल्कुल गलत है। अभी मैंने क्या बताया कि ला नीना एल नीनो ये दोनों दक्षिणी प्रशांत महासागर में चलते हैं और किसी महासागर में नहीं। तो पहला कोटेशन तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा, ये एल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही है। भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। जिस साल एल नीनो चलती है दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ जाती है, किंतु ला नीना मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं डालता, ये भी गलत है। ला नीना के कारण मानसून बेहतर हो जाता है, ला नीना के कारण मानसून बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है। ये कह रहा है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत है। यानी कि पहला ऑप्शन भी गलत है, दूसरा ऑप्शन। पहला इसलिए गलत है कि ला नीना दे रहा है कि हिंद महासागर में चलती है, बिल्कुल नहीं। ला नीना और एल नीनो ये दोनों प्रशांत महासागर में चलते हैं, वो भी दक्षिणी प्रशांत महासागर में, नोट कर लीजिएगा। एल नीनो मानसून को कमजोर कर देता है, लेकिन ला नीना मानसून को मजबूत कर देता है, इसलिए का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण से दूसरा कोटेशन गलत है। तो पहला दूसरा दोनों गलत है, तो ना तो एक होगा और ना ही दो होगा, यानी डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड और धूमकेतु के बीच क्या डिफरेंस होता है? तो पहला दे रहा है कि क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं, क्षुद्र ग्रह जो है वो लघु चट्टानी ग्रहिकाएं प्लेटेनॉइड होते हैं। मतलब क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े होते हैं। आप भी जानते हैं कि क्षुद्र ग्रह कहाँ मिलता है, एस्ट्रॉयड कहाँ मिलता है? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में कई छोटे छोटे ग्रहीय टुकड़े पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्वेश्चन आ जाएगा एस्ट्रॉयड कहाँ मिलते हैं, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी टुकड़े होते हैं, जबकि धूमकेतु हिमसिंचित गैसों से निर्मित होते हैं। इन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे होते हैं। बिल्कुल सही है, पहला कोटेशन बिल्कुल सही है। दूसरा कोटेशन, क्षुद्र ग्रह अभी बताया मैंने बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, ये सही है, बिल्कुल सही है। जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं, ये सही नहीं है। धूमकेतु शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं, ये भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा देखते हैं हम लोग, धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ होते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते। तो ये जो है ना, देखो धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पिंड होते हैं, गोचर मतलब दिखाई देने वाला, जलने वाला पिंड होता है, जबकि क्षुद्र ग्रह नहीं दर्शाते। तो ये गलत है। तीसरा कोटेशन क्या है, गलत है। एक और दो सही है, इसमें क्या हो जाएगा, केवल एक और दो। सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक और दो। याद रख लीजिए, दो पॉइंट इसमें याद करने वाला है। क्षुद्र ग्रह मिलता है बृहस्पति और मंगल के बीच, लेकिन धूमकेतु मिलता है शुक्र और बुध के बीच। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक नई प्रकार की एल नीनो, एक नई प्रकार की एल नीनो, एक नई प्रकार की एल नीनो जिसका नाम एल नीनो मेडुकी है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एल नीनो मेडुकी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्य एल नीनो मध्य प्रशांत महासागर में बनती है, जबकि एल नीनो मेडुकी पूर्वी प्रशांत महासागर में बनती है। पूर्वी प्रशांत महासागर में बनती है। मैं बता दूं आपको कि प्रशांत महासागर का जो पूर्वी हिस्सा है, पैसिफिक ओशन का जो पूर्वी हिस्सा है, वहां पर ये नहीं बनता है। एल नीनो मेडुकी प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्से में नहीं बनता, इसलिए ये गलत है। दूसरा, सामान्य एल नीनो के परिणाम स्वरूप अटलांटिक महासागर में ह्रासमान प्रभंजन उत्पन्न होता है, परंतु एल नीनो मेडुकी के परिणाम स्वरूप ज्यादा संख्या में आवृत्ति प्रभंजन पैदा होते हैं। देखो बता दूं कि 2011-12 में एक विशेष प्रकार के एल नीनो का जन्म हुआ था। एक विशेष प्रकार के एल नीनो का जन्म हुआ था। एल नीनो जो है अटलांटिक महासागर में ह्रासमान प्रभंजन का मतलब होता है कि गिरता हुआ वेग, और एल नीनो मेडुकी जो आया था वो कई प्रकार के आवृत्ति वाले प्रभंजन को पैदा किया था, वेव्स को पैदा किया था। तो बिल्कुल दूसरा सही है, तो केवल दो आंसर हो जाएगा, केवल दो, यानी कि 25 का केवल दो होगा। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न पे आते हैं। भारत के क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। भारत के एक क्षेत्र की विशेषता दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि वो क्षेत्र कौन सा है। आप जरा सा ध्यान लगा के बताइएगा। भारत के एक क्षेत्र की विशेषता दी गई है और पूछ रहा है कि वो कौन सा क्षेत्र है। पहला है कि वहां उष्ण और आर्द्र जलवायु मिलता है, मतलब वहां काफी गर्मी भी होती है और काफी वर्षा भी होता है। पहला तो लाइन ये है, मैंने एक स्थान की विशेषता बताया गया है और बताया कि वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, वहां बहुत ज्यादा वर्षा होती है। यही नहीं, वर्षा की मात्रा भी दिया है, वहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसके बाद तीसरा विशेषता दिया है कि वहां 1100 मीटर की ऊंचाई तक की पहाड़ी ढाल होती है
और चौथा कोटेशन दिया है कि 15 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक वार्षिक ताप होता है। वार्षिक ताप परिसर, वार्षिक ताप परिसर का मतलब क्या होता है? तापांतर। यानी वार्षिक तापांतर का मतलब होता है पूरे साल में सबसे कम तापमान और सबसे अधिक तापमान के बीच जो अंतर है उसी को वार्षिक तापांतर कहते हैं। तो बोल रहा है कि उस स्थान पर 15 से 30 डिग्री के बीच वार्षिक तापांतर मिलता है। तो बताइए कि ऐसे स्थान पर कौन सी फसल होती है, पूछ रहा है। ऐसे स्थान पे किस फसल के होने की संभावना है? क्या बोल रहा है? वहां वर्षा उष्ण और आर्द्र है, बहुत गर्मी भी है, बहुत वर्षा भी है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा है, 1100 किलोमीटर की पहाड़ी ढाल भी है, इसके बाद 15 से 30 डिग्री उसका वार्षिक तापांतर होता है। तो बताइए ऐसे जगहों पर किस चीज की खेती करेंगे? तो आप जानते हैं भैया कि कहाँ होगा, ये कंडीशन कहाँ मिलेगा? बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा वर्षा, ये कंडीशन केरल में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? केरल में। और केरल में क्या होता है? ज्यादा मसाले होते हैं। केरल में ज्यादा क्या मिलता है? मसाले। तो आंसर क्या हो जाएगा? काली मिर्च। यानी काली मिर्च की खेती के लिए उपयुक्त होता है क्या? उष्ण आर्द्र जलवायु, लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, पहाड़ी ढलान, इसके अलावा 15 से 30 डिग्री वार्षिक तापांतर। आप जानते हैं केरल को मसालों का बागीचा भी कहते हैं। केरल में काली मिर्च मिलता है। इसके अलावा कपास की खेती सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होती है, सरसों की खेती सबसे ज्यादा राजस्थान में होती है, तंबाकू की खेती की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में होती है। नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त और अस्थायी होती है। उत्तरी गोलार्ध की, ध्यान समझिएगा, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में, आप जानते हैं कि इक्वेटर जो होता है, विषुवत रेखा जो होती है, वो धरती को 2 हिस्सों में बांटती है, उत्तर वाले को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाले को दक्षिणी गोलार्ध। ये क्वेश्चन पूछा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन, पछुआ पवन का मतलब एंटी ट्रेड विंड, यानी गैर व्यापारिक पवन, ऐसी हवा जो 30 डिग्री से 60 डिग्री की ओर चलती है, पश्चिम से पूरब चलती है, उसे गैर व्यापारिक पवन या एंटी ट्रेड विंड के नाम से जानते हैं। तो बोल रहा है कि पछुआ पवन ज्यादा ताकतवर होती है। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में नहीं। यानी उत्तरी गोलार्ध का जो वेस्टर्ली है वो साउदर्न हेमिस्फीयर के वेस्टर्ली से कमजोर होता है और दक्षिणी गोलार्ध वाला ज्यादा मजबूत होता है पछुआ पवन। पछुआ पवन के एक और नाम से जानते हैं व्यापारिक, गैर व्यापारिक पवन। नोट कर ले, ऐसा क्यों होता है? ये पूछा ऐसा क्यों होता है कि उत्तरी गोलार्ध का पछुआ पवन दक्षिणी गोलार्ध के पछुआ पवन से अधिक मजबूत होता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शन क्या दिया है? उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है, बिल्कुल सही। आप जानते हैं कि हवाएं अगर जमीन से चले तो जमीन में इतना ज्यादा फ्रिक्शन होता है, इतना ज्यादा फ्रिक्शन होता है जमीन में कि हवाएं कमजोर पड़ जाएंगी, तेज नहीं चल पाएंगी। अगर हवा तेज चल रही है इसका मतलब वहां जमीन की मात्रा कम है। तो उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन तेज क्यों चलती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या आंसर देंगे? दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन क्यों तेज चलती है भैया? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में जमीन ज्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में जमीन कम है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अधिक लगता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। कोरियोलिस बल का इसमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ फ्रिक्शन का मतलब है। आप जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जमीन ज्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में जमीन कम है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को महाद्वीपीय गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध को महासागरीय गोलार्ध के नाम से जानते हैं। उत्तरी गोलार्ध को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध को बोलते हैं ओसेनिक हेमिस्फीयर। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में कोई भी हवा चलेगी, चाहे वो ट्रेड विंड हो, एंटी ट्रेड विंड हो, पोलर विंड हो, वो तेज ही चलेगी। और उत्तरी गोलार्ध में अगर कोई भी हवा चलेगी, ट्रेड, एंटी ट्रेड, पोलर, तो कमजोर ही होगी। यानी व्यापारिक, गैर व्यापारिक और ध्रुवीय पवन उत्तरी गोलार्ध का कमजोर होती है और दक्षिणी गोलार्ध वाला व्यापारिक, गैर व्यापारिक, ध्रुवीय पवन मजबूत होती है। सिर्फ एकमात्र कारण है उत्तरी गोलार्ध में जमीन ज्यादा है इसलिए हवाएं धीमी चलती हैं फ्रिक्शन के कारण, और दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र ज्यादा है इसलिए हवाएं तेज चलती है समुद्र होने के कारण। इसका केवल एक आंसर होगा, यानी ए इज द राइट आंसर। ये क्या होगा? सही उत्तर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। दो महत्वपूर्ण नदियां, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। दो महत्वपूर्ण नदियां जिनमें एक का स्रोत झारखंड में है, एक नदी झारखंड से निकलती है तथा दूसरी का स्रोत उड़ीसा में है। दो नदी की चर्चा यहाँ कर रहा है, कह रहा है कि एक ऐसी नदी है जो झारखंड से निकलती है और दूसरी ऐसी नदी है जो उड़ीसा से निकलती है। समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम बनाती है जो बंगाल की खाड़ी के कुछ दूर है। यह वन्यजीव तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल भी है, सुरक्षित क्षेत्र भी है। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थल है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक नदी झारखंड से निकलती है और एक उड़ीसा से निकलती है, दोनों नदी एक जगह जाके मिलती है। अब मिलती है जहां पर वह एक बहुत बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है
बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी है और सुरक्षित यानी कि रिजर्व क्षेत्र भी है। वो क्षेत्र कौन सा है, पूछ रहा है कि नदी जो झारखंड से निकल रही है और एक उड़ीसा से निकल रही है, दोनों एक जगह पे संगम बना रही है, उस संगम के पास कौन सा अभयारण्य है? भितरकनिका अभयारण्य है, भितरकनिका अभयारण्य है या भितरकनिका अभयारण्य है भाई, या चांदीपुर औंसी है, या गोपालपुर औंसी है, या सिमलीपाल है? बताइए इसका कौन सा आंसर है, कौन सा इसका आंसर है? पढ़िए उत्तर, इसका आंसर दीजिए आप लोग। चलिए बताइए, इसका सही उत्तर होगा भितरकनिका। इसका सही उत्तर क्या होगा? भितरकनिका अभयारण्य। मैं बता दूं कि भितरकनिका अभयारण्य जो है, इसके अंदर एक और अभयारण्य है जिसका नाम है गहीरमथा। भितरकनिका उड़ीसा में कहां पर है भाई? तो उड़ीसा में बैतरनी और ब्राह्मणी, ये दो नदी है जिसकी चर्चा किया है। नदी, जिस नदी की चर्चा की गई है, एक नदी झारखंड से निकलती है और दूसरी नदी उड़ीसा से निकलती है। वो नदी कौन सी है? तो ब्राह्मणी नदी और बैतरनी नदी। ब्राह्मणी नदी और बैतरनी नदी ये दोनों मिलते हैं उड़ीसा में, और जहां मिलते हैं वहां पर कौन सा अभयारण्य है? भितरकनिका अभयारण्य है। अब भितरकनिका अभयारण्य का विस्तार बंगाल की खाड़ी तक है। बंगाल की खाड़ी में भितरकनिका अभयारण्य में, बंगाल की खाड़ी के तट पर भितरकनिका के अंदर ही एक और अभयारण्य है जिसका नाम है गहीरमथा। गहीरमथा, और ये गहीरमथा अभयारण्य जो है वो लाल रिडले कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। नोट कर लीजिएगा, रेड रिडले टर्टल, लाल रिडले कछुआ के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभयारण्य है? भारत का एकमात्र अभयारण्य जो लाल रिडले कछुआ के लिए प्रसिद्ध है, वो उसका आंसर क्या होगा? गहीरमथा। और गहीरमथा किसका भाग है? भितरकनिका का भाग है। अब भितरकनिका कहाँ है? तो ब्राह्मणी नदी और बैतरनी नदी के संगम पर है, उड़ीसा में। नोट कर लीजिएगा। वैसे चांदीपुर भी कहाँ है? उड़ीसा में। गोपालपुर भी कहाँ है? उड़ीसा में। सिमलीपाल भी कहाँ है? उड़ीसा में। सिमलीपाल एक अभयारण्य भी है, एक टाइगर रिजर्व भी है। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, अगला प्रश्न। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली, तिब्बत में उत्पन्न होने वाली तीन नदी ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग, ये तीनों नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश कर जाती होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, इरावदी, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकांग। तीन ही नदी नहीं, सिंधु और सतलज भी निकलती है तिब्बत के पठार से ही। तिब्बत में से ही सिंधु और सतलज भी निकलती है, साथ में ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग भी निकलती है। लेकिन इरावदी चली जाती है म्यांमार में। मैं बता दूं कि इरावदी नदी कहाँ चली जाती है? म्यांमार में। मेकांग चली जाती है साउथ ईस्ट एशिया में। मेकांग नदी चली जाती है साउथ ईस्ट एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, और इरावदी चली जाती है म्यांमार में, और ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में प्रवेश कर जाती है। और पूछ रहा है कि इंडिया में प्रवेश करने से पहले क्या बनाती है? यू टर्न। तो क्वेश्चन आ रहा है कि यू टर्न क्यों बनाती है? तो पहला ऑप्शन दिया है बलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण। दूसरा ऑप्शन दिया भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्षसंघीय नमन के कारण। तीसरा ऑप्शन दिया तृतीय कल्पीय बलित पर्वतमालाओं में भू विवर्तनिकी विक्षोभ के कारण। ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर क्या होगा भैया? केवल बी। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्षसंघीय नमन के कारण। भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय, तरुण हिमालय का मतलब नवीन हिमालय। हमने बताया था कि मोरदार पर्वत दो प्रकार का होता है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन और न्यू फोल्ड माउंटेन। हिमालय नए फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। तो भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय में क्या पाया जाता है? अक्ष संघीय मोड़, अक्ष संघीय मोड़ पाया जाता है। सिंटैक्सियल फोल्ड, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सिंटैक्सियल फोल्ड पाया जाता है। इसी फोल्ड के कारण ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न ले लेती है। और आपको बता दें कि जब भी नदी यू टर्न लेती है अक्ष संघीय मोड़ के कारण, यानी कि क्या, सिंटैक्सियल फोल्ड के कारण जब नदी यू टर्न लेती है तो जहां पर यू टर्न लेती है वहां गहरा खाई बनाती है, जैसे गॉर्ज के नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी भारत और चीन की सीमा पर जहां यू टर्न लेती है ना, इस अक्षसंघीय नमन यानी कि पहाड़ के जो सिंटैक्सियल फोल्ड है उसके कारण जो यू टर्न लेती है, वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी भी क्या बनाती है? गहरी गॉर्ज का निर्माण करती है। और ये जो गॉर्ज है ना, ये गॉर्ज है, इसका नाम है
नामचा बरुआ गॉर्ज, ब्रह्मपुत्र गॉर्ज या दिहांग गॉर्ज। इस गॉर्ज को तीनों नाम से जानते हैं, नामचा बरुआ गॉर्ज, ब्रह्मपुत्र गॉर्ज और दिहांग गॉर्ज के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। याद रखिएगा आप लोग। क्लियर? इसका आंसर क्या हो गया? बी। समझ गए? एकाएक पहाड़ जब एकाएक मुड़ती है ना, पहाड़ में ऐसा फोल्ड जो फोल्ड वी शेप में है उसी को बोला जाता है सिंटैक्सियल फोल्ड। नेक्स्ट आइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसको सबसे पहले बनवाया था? सबसे पहले ब्रिटिश ने किस किले को बनवाया था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज। सबसे पहले ब्रिटेन ने किस किले का निर्माण करवाया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में था। मद्रास में जो किला था उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता के किले का नाम था फोर्ट विलियम। लेकिन पूछ रहा है कि इनमें से सारे के सारे किले किसने बनवाए? अंग्रेजों ने बनवाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनवाए, लेकिन सबसे पहले किसको बनवाया? फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण करवाया। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बिल्कुल गलत उत्तर है। क्यों गलत है ये समझिए बात। क्योंकि गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव, न कि गवर्नर जनरल थे। पहले बात तो ये सुन लीजिए कि लॉर्ड क्लाइव गवर्नर थे, एक गवर्नर जनरल नहीं थे। मैं बता दूं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी में बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार कायम हो गया था तो ऐसे में ब्रिटेन की महारानी ने ब्रिटेन की संसद में एक कानून पारित करवाया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट पहला ऐसा कानून था, 1773 में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट पहला ऐसा कानून था जो 1773 में आया था और इस कानून के तहत ही पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण शुरू हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूछा जाए कि पहली बार संसदीय पार्लियामेंट्री जो कंट्रोल है वो कब शुरू हुआ, तो बोलेंगे हम लोग कि ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ऐसा हुआ। और रेगुलेटिंग एक्ट बनने से पहले मद्रास के गवर्नर अलग होते थे, बंबई के गवर्नर अलग होते थे और बंगाल के गवर्नर अलग होते थे। ये सब गवर्नर होते थे सिर्फ। लेकिन जब रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ तो ऐसा कहा गया कि मद्रास के गवर्नर होंगे, उनको हटाया नहीं जाएगा। बंबई के भी गवर्नर होंगे, उनको भी नहीं हटाया जाएगा। लेकिन अब के बाद जो बंगाल के गवर्नर होंगे उनके अंदर ही पूरा भारत होगा, यानी पूरे भारत का जो प्रशासन होगा, शासन होगा और बंगाल के गवर्नर के अंदर होगा। वैसे मद्रास के भी होंगे, बंबई के भी होंगे, पर वो सब किसके अंदर होंगे? बंगाल के गवर्नर के अंदर होंगे। और उनका नाम बदल के कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल। तो सबसे पहले कि रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं बल्कि बंगाल के गवर्नर थे, इसलिए पहला कोटेशन गलत है। लॉर्ड क्लाइव के बारे में कहते हैं कि इनको स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक भी कहा जाता है। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को या लॉर्ड क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक भी इन्हें कहा जाता है स्टूडेंट। और नोट कर लीजिएगा, भारत में क्लर्क के पोस्ट पर आए थे, भारत में नौकरी करने आए थे क्लर्क के पोस्ट तक, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर बने। लेकिन बंगाल के पहला गवर्नर जनरल पूछे तो आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स, इसलिए पहला कोटेशन गलत है। दूसरा कोटेशन है विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये बिल्कुल सही है, दूसरा कोटेशन 100% सही है। क्यों? क्योंकि जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसको उस समय क्या बोलते थे? बंगाल का गवर्नर जनरल। क्लियर है? तब से लेके सभी गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल ही कहा गया। यहां तक कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को भी बंगाल का गवर्नर जनरल ही कहा गया जब वो 1828 में गवर्नर बनकर आया। मैं बता दूं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से लेकर 1836 तक था, 1835-36 तक था। और मैं बता दूं आपको कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1833 में एक चार्टर एक्ट पारित हुआ था और उसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल जो होते थे उनका नाम बदल के कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। याद रखिएगा, भारत के गवर्नर जनरल कब किया गया? 1833 में, 1833 में। और उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। यानी कहा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर, तब भी आंसर क्या हो? गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब भारत का पहला गवर्नर जनरल ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका सही उत्तर क्या होगा? केवल दो, केवल दो क्या होगा? सही होगा, यानी बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? एक चीज और बता दूं, क्वेश्चन अगर आ जाए कि लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर बनने से पहले कहां के गवर्नर बने थे? तो मद्रास के गवर्नर। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर जनरल बनने से पहले ये मद्रास के गवर्नर रह चुके थे। जब ये मद्रास के गवर्नर थे उसी समय मदुरई में, उसी समय साउथ इंडिया में मदुरई में, यानी कहा जाए कि वेल्लोर में एक वेल्लोर विद्रोह हुआ था। दक्षिण भारत में एक जगह है वेल्लोर, वेल्लोर वीआईटी भी है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,
और आंखों के इलाज के लिए प्रसिद्ध है वेल्लोर। तो वेल्लोर जो है वहां एक विद्रोह हुआ था, वेल्लोर विद्रोह, बड़ी फेमस विद्रोह था। उस समय मद्रास के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? सर जॉर्ज बार्लो। यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर जनरल बनने से पहले मद्रास के भी गवर्नर जनरल रह चुके हैं। इन्हीं के समय क्या हुआ था? वेल्लोर विद्रोह। और उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? सर जॉर्ज वार्लो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 32 नंबर प्रश्न पढ़िए। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आए ये बताना है। डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए। भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आए? तो फ्रांसीसी आए। भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आए? तो फ्रांसीसी आए। याद रखिएगा आप लोग, फ्रांसीसी सबसे अंत में कौन आए? फ्रांसीसी आए। क्लियर है? फ्रांसीसी सबसे बाद में आए थे। और मैं बता दूं कि सबसे बाद में फ्रांसीसी आए, लेकिन सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। और पुर्तगाली सबसे अंत में आए, सबसे पहले आए, सॉरी, पुर्तगाली सबसे पहले आए, 1498 में आ गए। पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में कौन गए? पुर्तगाली 1961 में। सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498 में और सबसे बाद में कौन गए? पुर्तगाली। कब गए? 1961 में। और सबसे बाद में आए फ्रांसीसी, लेकिन इनका सुपड़ा साफ हो गया बहुत पहले। तृतीय कर्नाटक युद्ध में इनका काम खत्म हो गया था। लेकिन हालांकि फ्रांसीसी भी 1954 तक थे। फ्रांसीसी भी पांडिचेरी में 1954 तक रहे और गए, यानी सेकेंड लास्ट में फ्रांसीसी ही गए। सबसे पहले पुर्तगाली आए, सबसे बाद में पुर्तगाली गए। लेकिन फ्रांसीसी भी आया सबसे बाद में, लेकिन ये सेकेंड लास्ट में गया। यानी आजादी मिलने के 47 में आजादी मिल गई थी, 1954 तक के पांडिचेरी में बने हुए थे। यानी पांडिचेरी को फ्रांसीसियों ने कब सौंपा भारत को? 1954 में। और गोवा और दमन दीव इनको कब सौंपा पुर्तगालियों ने? तो 1961 में सौंपा। नोट कर लीजिएगा इसको। क्लियर? तो कौन? 32 नंबर क्वेश्चन हो गया। 33 में आते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान रखना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना नहीं पूछ रहा है, भारत में अपनी पहली कंपनी की स्थापना सबसे पहले किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कंपनी की स्थापना पूछ रहा है, कारखाना की स्थापना पूछ रहा है। तो कारखाना की बात करेंगे कब लगाया? तो ये जहांगीर के काल में लगाया। किसके काल में लगाया? जहांगीर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर आपसे पूछा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके काल में हुआ, तो ये तो हुआ था अकबर के काल में। 1599-1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक चार्टर के तहत अकबर जब भारत के राजा था उस समय इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। लेकिन अगर पूछा जाए पहली कंपनी, पहली फैक्ट्री स्थापित किसके काल में हुआ, तो जहांगीर में। याद रखिएगा, पहली फैक्ट्री वैसे सूरत आता है, लेकिन सूरत से ही पहले 1611 में मसलीपट्टम में 1611 में अंग्रेजों ने मसलीपट्टम में अपनी एक फैक्ट्री लगा दी थी और 1613 में सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाई। तो 1611 1613 दोनों में राजा कौन थे? जहांगीर। पहला अंग्रेज भारत आने वाले कौन थे? कैप्टन हॉकिंस, जिसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। क्वेश्चन आता है कि जहांगीर ने किस अंग्रेज को इंग्लिश खान की उपाधि दी? तो आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर? कैप्टन हॉकिंस। क्लियर है? वैसे जहांगीर के दरबार में दो अंग्रेज आए, एक तो कैप्टन हॉकिंस जिसे इन्होंने इंग्लिश खान की उपाधि दी, और दूसरा सर टॉमस रो। नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत है? अनेकांतवाद टर्म किसका है? किसका है? किसका है? बौद्ध मत का है, जैन मत का है, सिख मत का है, वैष्णव मत का है? अनेकांतवाद शब्द किसका है? जल्दी से उत्तर दीजिए। अनेकांतवाद शब्द किसका है? सोच के जल्दी से उत्तर दीजिए। आप लोग भी जल्दी से, सारे लोग उत्तर दीजिए। अनेकांतवाद किसका है? जल्दी उत्तर दो। इसका सही उत्तर होगा बी, जैनिज्म। अनेकांतवाद किसका है भाई? तो जैन धर्म का मत है। अनेकांतवाद किसका मत है? जैन धर्म का मत है। नोट कर लीजिएगा। जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं वर्धमान महावीर, लेकिन वर्धमान महावीर जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। एक बात और जान जाइए, वर्धमान महावीर ने ही 5वां आर्य सत्य जिसका नाम है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। किसने? तो ये जोड़ा था महावीर ने। और 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ और पहले तीर्थंकर है ऋषभदेव। नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। महाधार्मिक घटना
महामस्तकाभिषेक किससे जुड़ा हुआ है? ये बाहुबली से। महामस्तकाभिषेक ये जो घटना है किससे जुड़ा हुआ है? बाहुबली से। दक्षिण में बाहुबली की पूजा होती है। आप जानते हैं कि राजा महाबली की पूजा केरल में भी होता है ओणम के अवसर पर। केरल में ओणम एक त्योहार मनाया जाता है। आप जानते हैं केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, है ना, असम में बिहू, उसी प्रकार केरल में होता है ओणम। ओणम के दिन महाबाहुबली की पूजा होती है। अब बाहुबली से ही जुड़ा हुआ एक घटना है जिसका नाम है महामस्तकाभिषेक। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला आता है, अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की? अभी बताया जहांगीर। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की? कब स्थापित किया? 1613 में। कब स्थापित किया? 1613 में किया, जहांगीर के समय। ऐसे अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1611 में मछलीपट्टनम में ही लगा दिया था। लेकिन पूछा जाए कि राजा के आदेश से, सरकारी आदेश से उसने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाया? सूरत में लगाया। वैसे सूरत सिल्क साड़ी के लिए और डायमंड के कटिंग के लिए प्रसिद्ध है। जहांगीर के काल को चित्रकारी का स्वर्ण युग कहा जाता है। यहाँ चित्रकारी जो होती थी उसे पित्रादुरा के नाम से जानते हैं। जहांगीर के काल में पक्षियों की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध एक व्यक्ति था जिसका नाम था मंसूर। नाम नोट कर लीजिएगा। जहांगीर ने 2 विवाह किए। पहला विवाह उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई से किया और दूसरा विवाह इन्होंने किया नूरजहां से। नूरजहां के बचपन का नाम था मेहरुनिशा। नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हम लोग। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा का चित्रांकन। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। गुप्त काल में 2 उदाहरण में से एक अजंता की गुफा है और इनमें से दूसरा जो अजंता गुफाओं का किया गया चित्रांकन है। दूसरा गुप्त काल के चित्रांकन का क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राचीन भारत में गुप्त काल में संबंधित गुफा का चित्रांकन में केवल 2 गुफा का उदाहरण है। इनमें से एक अजंता गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल में दूसरा गुफा कौन था जिसका चित्रांकन किया गया था? गुप्त काल में दूसरी गुफा कौन थी जिसका चित्रांकन किया गया था? इसका आंसर होगा बाघ गुफा। यानी गुप्त काल की 2 गुफाएं। 2 ऐसी गुफा का नाम बताइए जो गुप्त काल में बना था। एक तो अजंता क्वेश्चन में दे दिया है और दूसरा बाघ गुफा। तो अजंता गुफा और बाघ गुफा ये दोनों कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ये दोनों का चित्रांकन हुआ था गुप्त काल में। उसी तरह से एलोरा गुफा ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, लेकिन ये राष्ट्रकूट के समय बना था। एलोरा गुफा कब बना था? राष्ट्रकूट वंश के काल में। और आप जानते हैं कि एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा गुफा का संबंध राष्ट्रकूट वंश से है, लेकिन बाघ और अजंता गुफा का संबंध किससे है? तो ये है गुप्त वंश से। और ये तीनों के तीनों गुफाएं कहाँ है? बाघ, अजंता, एलोरा, ये तीनों के तीनों गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इसके बाद लोमस ऋषि का गुफा, यह मौर्य काल में बनाया गया था। लोमस ऋषि का गुफा नागा अर्जुन की पहाड़ी, बिहार के जहानाबाद जिले में बराबर की पहाड़ी और नागा अर्जुन की पहाड़ी में कई सारे गुफा का निर्माण किया गया है, जिसमें लोमस ऋषि का गुफा, सुदामा गुफा है ना, कर्म चौपाल गुफा, ये सब आपको मौर्य कला जब पढ़ेंगे आप मेंस के लिए, बीपीएससी मेंस में कला लगा है मौर्य कला, उसमें पढ़ेंगे आप कि मौर्य काल में अशोक ने और उसके पौत्र दशरथ ने कई गुफाओं का निर्माण किया था, जिसको गुहा विहार के नाम से जानते हैं। उन्हीं गुफाओं में लोमस ऋषि का गुफा, सुदामा गुफा और कर्म चौपाल गुफा है, जो जहानाबाद जिले के बराबर और नागा अर्जुन की पहाड़ियों में है। क्लियर है? तो ये मौर्य काल में बना था। और नासिक गुफा जो है ये महाराष्ट्र के नासिक में है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म के पतन का निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण है? बौद्ध धर्म, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म का जो पतन हुआ इसका इनमें से क्या क्या कारण है? इनमें से कौन कौन से कारण हैं जो बौद्ध धर्म के पतन के कारण हैं? बौद्ध धर्म के पतन के कौन सा कारण है बताइए। पहला इसमें ऑप्शन दिया है, पहला कोटेशन क्या दिया है भाई? उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे थे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। आपको पता है कि बुद्ध भगवान को हिंदू धर्म के विष्णु भगवान का 9वां अवतार माना गया है। महात्मा बुद्ध को कैवा अवतार माना गया है? भगवान विष्णु का 9वां अवतार। ऐसा जब हो गया तो कितना बढ़िया बात है। किसी धर्म के कंप्लीट व्यक्ति को आप अपने धर्म में लाना है आपको, तो क्या कर दीजिए, उस व्यक्ति को बना लीजिए अपने धर्म का आदमी, तो पूरा बौद्ध एक बार में हिंदू हो जाएगा, कन्वर्ट कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये बड़ा बढ़िया तरीका है ना। भगवान विष्णु का अवतार बना दिए बुद्ध को, अब भगवान विष्णु का अवतार हो गए जी, इस नाते पूरा बौद्ध धर्म क्या हो गया? हिंदू हो गया।
जैसे आपने सुना होगा एक रामायण लिखा गया जैन धर्म, जैन धर्म में एक रामायण लिखा गया पाउमचर्यु, पाउमचर्यु। उसमें क्या था कि भगवान राम को जैनी बनते दिखा दिया गया था। भाई उसको जैन रामायण बोलते हैं कि भगवान राम हिंदू धर्म में चिढ़ गए तो अंत में जैन धर्म को अपना लिए। कितना बढ़िया बात है, एक बार में सारे हिंदू क्या हो गए, जैन हो गए। तो भैया ये सब भी तरीका है किसी धर्म को हतोत्साहित करने का। तो बिल्कुल सही उत्तर है, 1 इज द राइट आंसर। भैया भगवान विष्णु को के अवतार बुद्ध को बना लिया गया, जिससे बौद्ध धर्म का पतन में योगदान हुआ। वैसे भी गुप्त काल तक आते आते हिंदू धर्म का उत्थान तेजी से हुआ और बौद्ध धर्म का पतन होने लगा था, भारत में पतन होने लगा था, और भारत में लगातार फिर पतन ही होता गया। और आप देखेंगे कि भारत के बाहर बौद्ध धर्म जितना फला फूला उतना और भारत में नहीं फला। जहां पर उत्पन्न हुआ वहां उतना ज्यादा नहीं फला, लेकिन मध्य एशिया और जितना आप जाइए साउथ ईस्ट एशिया पूरे क्षेत्र में क्या है, बौद्ध धर्म का विस्तार है। तो ये भी एक कारण। दूसरा पढ़ते हैं, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जातियों ने हिंदू धर्म को अपनाना शुरू किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मध्य एशिया की जो जाति थी उसमें हिंदू भी थे, पर बौद्ध धर्म को ज्यादा लोगों ने अपनाया है। मध्य एशिया की जाति की बात करेंगे तो ज्यादा लोगों ने बौद्ध को अपनाया, इसलिए इसको आप नहीं कह सकते। तीसरा, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो गुप्त वंश के राजाओं ने, जरूरी है कि हिंदू धर्म का प्रचार किया, यह बात इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म का विरोध भी नहीं किया था। अतः इसलिए 2 और 3 गलत है, केवल एक सही है। बौद्ध धर्म के पतन का इसमें जो कारण बताया गया है उसमें एक कारण क्या है कि बुद्ध को विष्णु का अवतार मान लिया गया, जिससे बुद्ध क्या हुए, खत्म हो गए और एक तरह से वो हिंदू धर्म में बदल गए, तो सारे बौद्ध हिंदू हो गए। तो केवल एक। वैसे एक कारण और भी था कि बौद्ध धर्म में मैं बता दूं गुप्त काल तक आते आते इसमें वज्रयान और तंत्रयान टाइप का कुछ चीज आ गया था। आपने सुना होगा हीनयान, महायान। उसी तरह से बौद्ध धर्म में और भी धाराएं थी, जैसे वज्रयान, तंत्रयान। तो तंत्रयान जो था ना, वो बौद्ध धर्म में जादू टोना तंत्र मंत्र का जो विकास हो गया उसी को बोलते हैं तंत्रयान, लेकिन वो गलत था। बुद्ध धर्म की स्थापना ही हुआ था कर्म कांड का विरोध में। कर्म कांड नहीं कर सकते, तंत्र मंत्र जादू टोना का विश्वास आप नहीं कर सकते, लेकिन बौद्ध धर्म में भी बाद में धीरे धीरे जादू टोना तंत्र मंत्र आ गया। ये भी कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना, लेकिन जो मूल कारण था ये था फर्स्ट वाला। क्लियर है? बाकी दोनों ये सब था ही नहीं, तो केवल एक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, आपने सुना होगा पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में, 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी उसका तत्कालिक कारण, इमीडिएट कॉज क्या था? इमीडिएट कॉज क्या था पढ़ते हैं, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहते थे। बिल्कुल सही है, तो इस पहला ही आंसर सही निकल गया, इसलिए ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर, याद कर लीजिएगा आप लोग। क्लियर है? तो अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण करके पानीपत की लड़ाई लड़ने का कारण क्या था? मराठों द्वारा क्या किया गया था? लाहौर से वायसराय तैमूर शाह को निकाल दिया गया था। ये कारण बना 1761 के पानीपत की तीसरी लड़ाई। और कहते हैं कि पानीपत की पहली, दूसरी और तीसरी लड़ाई में सबसे भयानक, सबसे ज्यादा नरसंहार वाला लड़ाई कौन था? पानीपत की तीसरी लड़ाई। ऐसा कहते हैं कि महाराष्ट्र का एक कोई ऐसा घर नहीं था जहां से एक आदमी न मरा हो, हर एक घर से एक आदमी शहीद हुआ था इस लड़ाई में। मराठों की बुरी तरीके से हार हुआ था। अहमद शाह अब्दाली ने सबको मौत के घाट उतार दिया था। ये पानीपत की तीसरी लड़ाई थी 1761 की, जिसमें महाराष्ट्र के एक एक घर के एक बंदा मारा गया था। क्लियर है? ये अहमद शाह अब्दाली कौन था? अफगानिस्तान का शासक था, जो किसका उत्तराधिकारी था भाई? तो नादिर शाह का। इससे पहले अफगानिस्तान के राजा कौन थे? नादिर शाह। वही नादिर शाह जो भारत पर 1739 में आक्रमण किए थे, जब दिल्ली में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था। उन्होंने तख्ते ताउस और महिर सुहासन और कोहिनूर हीरा लेकर चले गए थे। नादिर शाह यहाँ से तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा लेकर चला गया, और उसी का उत्तराधिकारी था अहमद शाह अब्दाली। कहते हैं कि मोहम्मद गजनवी जैसा इसने भी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी जैसा अहमद शाह अब्दाली ने भी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। 1748 से लेकर 1761 तक लगातार भारत पर इसने कई हमले किए थे। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं है? भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नागार्जुन नहीं है, बाकी तुकाराम, त्यागराज, बल्भाचार्य ये सब भक्ति आंदोलन के प्रणेता हैं। भक्ति आंदोलन को शुरू करने में इन लोगों का योगदान है। सभी किसी न किसी भक्ति, कोई राम भक्ति से तो कोई कृष्ण भक्ति से, सभी लोग कोई ना कोई भक्ति से जुड़े। पर नागार्जुन एक बहुत बड़े विद्वान थे जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था।
नागार्जुन एक बहुत बड़े विद्वान थे जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, शून्यता का सिद्धांत दिया था। इसीलिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब बाकी त्यागराज, तुकाराम, बल्भाचार्य ये भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक थे। वैसे बता दूं, भक्ति आंदोलन 6ठी-7वीं शताब्दी में सबसे पहले दक्षिण भारत में उपजा। सबसे पहले भक्ति आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? दक्षिण भारत में, अलवार संत और नैनार संत के साथ, अलवारों और नैनारों के साथ शुरू हुआ। अलवार का मतलब वैष्णव और नैनार का मतलब शैव। यानी दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत वैष्णव और शैव ने किया, यानी अलवारों और नैनारों ने किया। लेकिन उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन ले आने का काम किया रामानंद ने। रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाया। यानी उत्तर भारत में पूछा जाए भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो रामानंद ने की। उन्हीं के शिष्य थे कबीर। रामानंद के शिष्य ही कौन थे? कबीर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो नीचे दिया गया कोटेशन है, ये पांडिचेरी के बारे में दिया है, पुदुचेरी के बारे में दिया है। कौन सा कोटेशन सही है ये पूछ रहा है। कौन सा कोटेशन इसमें से सही है ये पूछ रहा है। पहला कोटेशन दिया है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली थे। पहली यूरोपीय कंपनी कौन थे? पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति कौन थे? पुर्तगाली थे। बिल्कुल सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरे, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। गलत उत्तर है। दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी नहीं थे। अंग्रेजों ने कभी भी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ऐसा नहीं है। अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर कब्जा किया है। पुर्तगालियों के बाद पांडिचेरी किसके कब्जे में रहा? अंग्रेजों के कब्जे में रहा। इसलिए तीसरा भी गलत है। 2 और 3 गलत है, केवल एक सही है। यानी कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरी यूरोपीय शक्ति कौन थे? ब्रिटिश थे। कौन थे? ब्रिटिश थे, न कि फ्रांसीसी थे, इसलिए गलत है। आई कह रहा तीसरा कि पांडिचेरी पर कभी अंग्रेजों ने कब्जा नहीं किया, बिल्कुल गलत है, किया है कब्जा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक, केवल एक, यानी कि ऑप्शन इज ए हो जाएगा, ये सही उत्तर होगा। ऐसे जानते हैं आप कि पांडिचेरी और गोवा ये 1961 तक किसके कब्जे में रह गया था? पुर्तगालियों के। अभी मैंने बताया ना कि सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में पुर्तगाली गए। नेक्स्ट आते हैं, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। धर्म और रीत। रीत का मतलब रीत रिवाज होता है। रीत का मतलब होता है रीत रिवाज। धर्म और रीत, धर्म अलग है और रीत अलग है। धर्म होता है जो अनिवार्य होता है, रीत होता है कि भैया अनिवार्य नहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है धर्म और रीत। धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता में एक केंद्रीय विचार में चित्रित है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इस संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कोटेशन है भैया, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है। धर्म क्या है? व्यक्ति के दायित्व है, उसके ऊपर दिया गया जिम्मेवारी है, जो स्वयं के प्रति भी जिम्मेवारी है और दूसरों के प्रति भी जिम्मेवारी है। जो कहता है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए, यही आपका धर्म है। पिता का धर्म होता है पुत्रों का पालन करना, पुत्र का धर्म होता है कि बुढ़ापे में अपने पिता का हाथ पकड़ना। उसी प्रकार से रीत कह रहा है, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों क्रियाकलापों को संचालित करता था। बिल्कुल एक नैतिक, रीत का मतलब होता है नैतिक विधान। नैतिक विधान का मतलब एक इथिकल वैल्यू। इथिकल वैल्यू का मतलब होता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ये बताता था रीत। तो बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों सही है, दोनों सही को आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ कोटेशन दिया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसके बारे में कुछ कोटेशन दिया, उसको पढ़िए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, क्लियर है, तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। यानी कह रहा है कि एक लौकिक सभ्यता थी, इसमें धार्मिक तत्व तो थे, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थे। मतलब ब्राह्मणवाद या पंडितवाद या उच्च जाति निम्न जाति इस तरह का कोई भेद नहीं था। यानी कह रहा है कि एक लौकिक सभ्यता है। लौकिक का मतलब, पारलौकिक का मतलब क्या होता है? सब कुछ भगवान कर रहे हैं। और लौकिक का मतलब लोग अपने कर्मों में भरोसा रखते हैं। तो लौकिक सभ्यता तो थी, लेकिन धार्मिक भी थी। आप जानते हैं कि उस समय पशुपति की पूजा की जाती थी, शिवलिंग की पूजा की जाती थी, लेकिन धर्म जो था ना वो वर्चस्वशाली नहीं था। ऐसा नहीं था कि धर्म के नाम पर लूटा जा रहा था। तो बिल्कुल सही है। दूसरा, उस काल में
भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। बिल्कुल, आप जानते हैं कि पहली बार पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में पहली बार कपास की जो खेती की गई थी वो सिंधु घाटी सभ्यता में ही की गई थी। कपास को सिंधु घाटी के लोग सिंडन कहते थे, नोट कर लीजिएगा। गेहूं को गोधुम कहते थे, जौ को यौ कहा जाता था, उसी प्रकार चावल को ब्रीही कहा जाता था और कपास को सिंडन कहते थे। नोट कर लीजिएगा, कपास की खेती सबसे पहले इंडस वैली में ही हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, अर्बन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युग की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। नोट कर लीजिएगा, सिंधु घाटी का जो आकार था वो था त्रिभुजाकार, इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। क्लियर है। यहाँ पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बड़े नगरों में शामिल हैं। मोहनजोदड़ो से बहुत बड़ा बाथ स्विमिंग पूल मिला है, यानी कि बहुत बड़ा स्नानागार मिला है। नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम लोग भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के साथ, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक संस्कृति, संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी पर बना रखे थे। भारत जो है वो साउथ ईस्ट एशिया और उनके साथ अपनी सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध किसके आधार पर बना हुआ था? बंगाल की खाड़ी पर। आप जानते भी हैं कि आप जब साउथ ईस्ट एशिया जाएंगे तो आपको ज्यादा नजदीक कहां से पड़ेगा? ये बंगाल की खाड़ी से ज्यादा नजदीक पड़ेगा। साउथ ईस्ट एशिया जाना हो तो बंगाल की खाड़ी से ही जाएंगे। आज भी, अगर आज भी हमको यात्रा करना हो साउथ ईस्ट एशिया का तो हम बंगाल की खाड़ी के रास्ते ही करेंगे, नजदीक पड़ेगा। तो बिल्कुल सही है, भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध जो है वो बंगाल की खाड़ी पर बने हुए थे। साउथ ईस्ट एशिया का मतलब म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। यानी कि आपको इंडिया साउथ ईस्ट एशिया जाना हो तो बंगाल की खाड़ी से जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या है? कौन सी? इसमें पढ़ना है भैया। तो कौन सी इसकी सबसे अच्छी सही व्याख्या है? प्राचीन काल तथा मध्य काल में भारत के पास दूसरे की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण की तकनीकी थी। ऐसा नहीं है, कह रहा है कि प्राचीन काल में तथा मध्य काल में भारत के पास पोत का मतलब पानी के जहाज बनाने की बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी। ऐसा नहीं था। भारत के पास आज भी उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, पहले भी उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी जहाज बनाने की। इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मणों और पुजारियों, बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मणों और पुजारियों, बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण दिया। बिल्कुल सही है भाई, जो वहां से लोग आते थे साउथ ईस्ट एशिया को, दक्षिण भारत के राजा उनको संरक्षण देते थे। तो बी बिल्कुल सही है। और पढ़ देता हूं, बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया। ये बिल्कुल गलत उत्तर है, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी में चलती है मानसून की हवा वो रिट्रेटिंग मानसून होती है, लौटती मानसून, और लौटती मानसून की दिशा इंडिया की तरफ होता है, न कि साउथ ईस्ट एशिया की तरफ होता है। इसलिए यहां से अगर जहाज लेके साउथ ईस्ट एशिया जाओगे तो ये हवा आपको रोकेगी, न कि सपोर्ट करेगी। इसलिए सी गलत उत्तर है। इस संबंध में ए और बी विश्वसनीय व्याख्या है, डी दे रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। बी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? सूफी संत जो थे, आप जानते हैं कि इस्लाम का एक दूसरा फॉर्म है सूफी। इस्लाम जो है काफी कठोर धर्म है। कठोर का मतलब यह होता है कि नियम कानून उसमें काफी तगड़े हैं, यानी वहां नियम को फॉलो करना अनिवार्य होता है। कहते हैं कि मस्जिद में महिलाएं नहीं जा सकती, कहते हैं कि मस्जिद में संगीत बैन है, संगीत गाना बजाना इस्लाम में बैन है। लेकिन सूफी, ऐसा देखा गया कि 12वीं 13वीं शताब्दी तक आते आते इस्लाम धर्म का पतन शुरू हो गया, इस्लाम धर्म खत्म होने लगा। क्यों खत्म होने लगा? जैसे जैन धर्म में नियम इतने कठोर थे, जैन धर्म खत्म हो गया, वैसे ही इस्लाम धर्म भी क्या होने लगा? खत्म होने लगा। जैन धर्म की तरह ही इस्लाम धर्म भी क्या होने लगा? समाप्त होने लगा। क्लियर है। तो इस्लाम धर्म समाप्त होने लगा, इसीलिए इस्लाम में एक नया उसका पार्ट बना जिसका नाम था सूफी। इस्लाम में नया एक भाग बना जिसका नाम था सूफी धर्म। तो सूफी कह रहा है, सूफी किसमें विश्वास करते हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। सूफी जो है किसमें विश्वास करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्यान, साधना और श्वास नियमन। बिल्कुल सही है। एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं के आध्यात्मिक हर्षोन्माद, मतलब
आध्यात्मिक हर्षोन्माद का मतलब क्या? संगीत, यानी संगीत की बात करते हैं। यानी कि इस्लाम और सूफी दोनों इस्लामी है, लेकिन इस्लाम जो है उसमें संगीत बैन है, लेकिन सूफी में संगीत क्या है? संगीत गाना बजाना हो सकता है। और सूफी में कई सिलसिला है, ये सुना होगा आपने, चिश्ती सिलसिला, फिरदौसी सिलसिला, नक्शबंदिया सिलसिला। सूफी में कई सिलसिले हैं। एक सिलसिला है नक्शबंदिया सिलसिला, उसमें केवल संगीत बैन है। सूफी धर्म जो है उसमें केवल नक्शबंदिया सिलसिला में ही बंद है गाना बजाना, लेकिन बाकी सब में क्या है? बाकी सब में गाना बजाना आप कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सूफी थोड़ा लिबरल हो गया और इस्लाम थोड़ा कठोर हो गया। तो तीनों सही है, तो इनमें से क्या हो गया? ये सभी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा यानी मिट्टी, मिट्टी के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि का राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। पूछ रहा उपयुक्त में से कौन सा अंग्रेजों को भारत की देन है? भारत में अंग्रेज कौन लाए? इनमें से क्या अंग्रेजों का देन है? पहला, मिट्टी के स्वरूप और गुणों के आधार पर भूमि राजस्व। मिट्टी के स्वरूप और गुणों के आधार पर भू राजस्व, ये कह रहा है मिट्टी के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भू राजस्व। ऐसा तो नहीं था अंग्रेज पूरे ब्रिटिश काल में, यानी अंग्रेज के काल में ऐसा था क्या कि मिट्टी के गुण और उपज के आधार पर लगता था भूमि में टैक्स? ऐसा तो नहीं था। टैक्स भूमि के नाप के आधार पर होता था कि भूमि इतना है तो इतना टैक्स लगेगा। आप अकाल पड़ जाए, फसल हो न हो, इतनी जमीन है तो इतना टैक्स आपको चुकाना पड़ेगा, वरना आपको कोड़े लगाए जाएंगे। यानी मिट्टी के स्वरूप और उपज के आधार पर लगता अगर टैक्स तो कोई दिक्कत ही नहीं था भाई, जितना उपज हुआ ले लीजिए टैक्स। लेकिन यहाँ अकाल में भी टैक्स लेते थे वो लोग, इसलिए पहला तो बिल्कुल गलत है। दूसरा, युद्ध में चलती फिरती तोप, इसको तो बाबर ने ही प्रयोग कर लिया था। पहली बार पानीपत की लड़ाई में बाबर ने ही इसका उपयोग कर लिया था, तो ये भी गलती है। तीसरा, तंबाकू और लाल मिर्च पुर्तगालियों ने लाया था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च का प्रयोग किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। तोपों का प्रयोग किसने किया? बाबर ने किया। और मिट्टी के गुण के आधार पर टैक्स नहीं लगता था, बल्कि जितना जमीन है उतने के आधार पर टैक्स लगता था। तो तीनों के तीनों गलत है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आते हैं, नोट कर लीजिएगा, तंबाकू और लाल मिर्च भारत में किसने लाया? पुर्तगालियों ने। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी क्या होता था? इस संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी। बिल्कुल, श्रेणी जो होता था ना, व्यापारियों का समूह, व्यापारियों के संगठन को ही क्या बोलते थे? श्रेणी कहते थे। प्राचीन काल में जो व्यापार करते थे उनका एक समूह होता था, उनको श्रेणी कहते थे। उनका पंजीकरण होता था, रजिस्ट्रेशन होता था प्रत्येक समूह का। बिल्कुल सही है। आज भी जो व्यापारियों का ग्रुप है, व्यापारी का जो दल है, उनका पंजीकरण होता है, आज भी रजिस्ट्रेशन होता है प्रत्येक कंपनी का। उसी तरह से पहले भी क्या होता था? श्रेणी होते थे, व्यापारियों का दल होता था जिनका रजिस्ट्रेशन होता था। और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। बिल्कुल, प्रशासन जो श्रेणी के ऊपर जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो किसका होता था? राजा का होता था। श्रेणी ही वेतन, काम के नियमों और मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी क्या करती थी? वो क्या करती थी? काम करने के नियम, कैसे काम करना है, क्या उसका स्टैंडर्ड होगा और उसकी कीमत, कॉस्ट क्या होगा, इसका निर्धारण श्रेणी ही करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। ये तीनों सही है, बिल्कुल सही है तीनों। तो क्या हो जाएगा आंसर? डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आइए, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? अगला प्रश्न है पूर्व वैदिक। पूर्व वैदिक का मतलब ऋग वैदिक। पूर्व वैदिक का मतलब होता है ऋग वैदिक। वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ही बोलते हैं हम लोग ऋग वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में किसकी रचना हुई थी? उत्तर वैदिक काल में बाकी तीन जो वेद था, जिसका नाम था यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसका निर्माण हुआ था उत्तर वैदिक काल में। और पूर्व वैदिक काल में किसका निर्माण हुआ था? ऋग्वेद का। तो दो काल हो गया जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई, उसे बोला गया ऋग वैदिक काल। और जिसमें बाकी तीनों वेद की रचना हुई उसे बोला गया उत्तर वैदिक काल। क्लियर है? तो इसमें पूछ रहा है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति।
बताइए क्या था उनका धर्म? इसका सही उत्तर होगा प्रकृति पूजा और भक्ति। प्रकृति पूजा करते थे वो लोग। प्रकृति का पूजा आप जानते हैं कि वर्षा के देवता थे इंद्र, पेड़ पौधों के देवता थे सोम, पशुओं के देवता थे पशुपति। ऐसे कई सारे देवता थे प्रकृति के जिनकी पूजा होती थी। ऋग वैदिक काल में क्या किया जाता था? प्रकृति की पूजा अधिक की जाती थी, प्रकृति की पूजा और भक्ति अधिक की जाती थी। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सॉरी, प्रकृति की पूजा और यज्ञ। प्रकृति की पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट आते हैं, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्राचीन काल में जो वैज्ञानिक प्रगति हुआ उसके संबंध में कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। कौन सा कथन सही है? पहला क्वेश्चन क्या है? प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के शल्य औजारों का उपयोग होता था। आप जानते हैं कि प्राचीन काल में शल्य चिकित्सा, आप जानते हैं चरक का नाम आपने सुना होगा, वो शल्य चिकित्सा के लिए जाने जाते थे। तो चरक शल्य चिकित्सा से यानी कि हड्डियों के जोड़ और हड्डी से संबंधित बीमारी का इलाज करते थे, तो बिल्कुल था। तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हुआ। मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हुआ। तो मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण भारत में उस समय शुरू नहीं हुआ, आधुनिक काल में शुरू हुआ। मानव शरीर के आधुनिक अंगों का प्रत्यारोपण ये अभी भी भारत में एकदम लेटेस्ट शुरू हुआ है, मतलब आधुनिक काल में शुरू हुआ है, ये पहले से नहीं था। तीसरा क्या भैया? 5वीं सदी में कोण और ज्या, कोण और ज्या का मतलब साइन थीटा कोस थीटा का सिद्धांत आ गया था, बिल्कुल सही है। 7वीं सदी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत आ गया था, बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर होगा 1, 3 और 4। साइक्लिक चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? साइक्लिक चतुर्भुज का मतलब होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है? तो 1, 3 और 4 आप जानते हैं ना चक्रीय चतुर्भुज का मतलब, जिसका आमने सामने के कोण का जोड़ 180 डिग्री हो उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, अंतिम सवाल आज के सेशन का। आज थोड़े लंबे और बड़े सवाल थे, मैं समझता हूं कि थोड़ा पढ़ने वाला और थोड़ा बड़ा सवाल था, काफी इंफॉर्मेटिव सवाल था आज। तो कोई बात नहीं, आपने पेशेंस से इसको देखा, काफी अच्छा लगा मुझे, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया है इन प्रश्नों का। प्राचीन भारतीय इतिहास, चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समानता पूछ रहा है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में क्या समान था, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है भाई, तप और भोग की अति का परिहार था। पूछ रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता आप देखते हैं? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आप क्या समानता देखते हैं, ये पूछ रहा है। दोनों में क्या समानता है? तो क्या लिख रहा है? पहला, तप और भोग, तप और भोग की अति का परिहार था। तप और भोग, न तो तप की अति कर सकते हैं न भोग की। मैं बता दूं कि भोग का तो दोनों में विरोध था, ये सही है, दोनों में भोग का जैन और बौद्ध दोनों में विरोध था। लेकिन आप देखें कि जैन धर्म में तप था। आप जानते हैं कि यहाँ पर भूख से प्राण त्याग करने की विधि थी, आपको मरना है तो खाना छोड़ दीजिए, इसको बोलते थे संलेखना पद्धति। संलेखना पद्धति से लोग मरते थे, बहुत तप था इसके अंदर। यानी कि जैन धर्म में तप था लेकिन बौद्ध धर्म में तप नहीं था। लेकिन भोग जो था दोनों में विरोध था, भोग कहीं नहीं था। भोग का मतलब भोग विलास यानी भौतिक सुख सुविधा से दूर रहना, ये जैन और बौद्ध दोनों में था। लेकिन साथ में चूंकि तप जोड़ दिया है इसलिए पहला कोटेशन आंसर नहीं होगा। दूसरा है वेद के प्रामाणिकता के प्रति अनास्था, यानी वेद की प्रामाणिकता का मतलब कर्म कांड का विरोध। यानी वेद में क्या था? वैदिक मंत्रों तंत्र मंत्रों का विरोध था, बिल्कुल सही है। कर्म कांड मतलब जो तंत्र मंत्र जादू टोना या फिर जो पूजा पाठ होता है उसका भी विरोध था, दोनों में विरोध था। वेद के प्रामाणिकता का दोनों ने विरोध किया, कर्म कांड का विरोध दोनों ने किया। तो ये दोनों आंसर 2 और 3 सही होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? बी। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो बौद्ध धर्म में भी वेद को नहीं मानते थे, जैन में भी नहीं मानते थे। कर्म कांड यानी जो पूजा पाठ जो करते हैं, ब्राह्मणवाद जो करते हैं, उसको कर्मकांड कहा जाता है। इसका भी बौद्ध जैन दोनों ने विरोध किया, इसलिए 2 और 3 सही होगा, यानी 2 और 3 सही होगा। क्लियर है? तो आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। बहुत देर आपने पेशेंस से देखा। कैसा लगा सेशन, कैसा लगा प्रश्न, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेहनत करें और अच्छे और बेहतरीन प्रश्नों के साथ आपके सामने आते रहेंगे।
काफी इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे, बस लगातार जुड़े रहिए। हो सकता है कि कल के सेट से हम लोग कुछ करंट अफेयर भी डालें, 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर का भी डिस्कस हम लोग कर लिया करेंगे हर एक सेट में। तो बस मन लगा के लगातार सेशन को फॉलो करते रहिए, लगातार जुड़ते रहिए, जोड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि इसमें और क्या आपके लिए मैं बेहतर कर सकता हूं। जो भी बेहतर कर सकता हूं आपके लिए किया जाएगा। बस हमारी इच्छा है कि जो लोग हमसे जुड़े उनका रिजल्ट हो, 100% रिजल्ट हो, ये हमारी इच्छा है। चलिए हम लोग आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल शाम को 4 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू, शुभकामनाएं।